नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के 2 चरणों यानी 2 फेजेस के जो मतदान हैं वो हो गए हैं और दोनों ही चरणों में वोटिंग प्रतिशत गिरने से बीजेपी के खेमे में अब चिंता पसर गई है। खबर यह है कि उत्तर प्रदेश यानी यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में कम मतदान के चलते बीजेपी हाईकमान ने राज्य इकाइयों पर सख्ती की है और चुनाव की निगरानी कर रहे राज्य प्रभारियों से स्पष्टीकरण मांगा है कि ऐसा क्यों हुआ और साथ ही यह भी निर्देश दिया है कि अब अगले 5 चरणों में मतदाताओं का उत्साह नजर आए, इसके लिए राज्य इकाइयां जो हैं वो काम करें। वहीं अब तीसरे चरण से पहले संघ प्रमुख, जी हां, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत को भी संविधान और आरक्षण पर सफाई देनी पड़ी है, जिससे साफ समझ में आ रहा है कि इंडिया गठबंधन के उठाए गए मुद्दे से बीजेपी की हालत अब इतनी खराब हो गई है कि उसे संभालने के लिए आखिरकार आरएसएस को मोर्चे पर आना पड़ा है, सामने आना पड़ा है। आपको बता दूं कि अब तीसरा चरण 7 मई को है, जहां पर 12 राज्यों की 95 सीटों पर 95 सीटों पर मतदान होंगे। तीसरा चरण 7 मई, 95 सीट्स और 12 राज्य। और इससे पहले बीजेपी के स्टार प्रचारक मोदी का धुआंधार दौरा भी जारी है। आज मोदी ने कर्नाटक में अलग अलग 4 जगहों पर सभाएं की हैं और हर जगह राहुल गांधी को निशाने पर लिया। मोदी के भाषण भी पहले चरण के बाद से आप देख रहे हैं कि लगातार बदलते जा रहे हैं। पहले मुस्लिम लीग और मटन और मछली की बात करने वाले मोदी ने दूसरे चरण से जो पहले मंगलसूत्र का राग जपना शुरू कर दिया था, आपको याद होगा। और इसके बाद इसका जब फायदा नहीं हुआ तो अब वो सीधे राहुल गांधी को टारगेट कर रहे हैं। अब मोदी को इस बात पर आपत्ति है कि राहुल हिंदू राजाओं की बात क्यों कर रहे हैं, मुस्लिम शासकों की बात क्यों नहीं कर रहे हैं। खैर, मोदी की इतिहास की समझ और व्याख्या के बारे में क्या कहा जाए। उन्हें जब जैसा अच्छा लगता है वो इतिहास को तोड़ मरोड़ कर वैसे ही पेश कर देते हैं। हालांकि मोदी के हमलों के बीच मजेदार बात यह है कि राहुल भी अलग अंदाज में अब मोदी और शाह को घेर रहे हैं। आज राहुल गांधी ने ओडिशा और दमन और दीव में एक रैली ओडिशा में और एक रैली दमन दीव में की है। ओडिशा में राहुल गांधी ने बीजेपी और बीजेडी के गठबंधन को लेकर क्या कुछ कहा है, आइए पहले उसको सुनते हैं। राहुल गांधी, ओडिशा। बीजेडी और बीजेपी की शादी हो रखी है और शादी में उन्होंने ओडिशा की जनता को पान दिया। पान का मतलब स्टेट को पांदियन चलाता है। अमित शाह, नरेंद्र मोदी, नवीन पटनायक, मतलब PAAN। और आपका पूरा का पूरा धन इन लोगों ने चोरी किया है। माइनिंग स्कैम 9 लाख करोड़ रुपए, लैंड ग्रैब 20,000 करोड़ रुपए आपके वहां गायब हुए। प्लांटेशन स्कैम 15,000 करोड़ रुपए आपके वहां चोरी किए। देखिए, बहुत हो गया, बहुत पान खा लिया, पेट खराब हो गया। जैसे ही यहाँ कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी और दिल्ली में हमारी सरकार आएगी तो हम ये जो पैसा इन्होंने आपसे लूटा है वो आपको वापस देना शुरू कर देंगे। तो सुन रहे थे आप, पान दिया। पान का फुल फॉर्म भी बता रहे थे। यहां राहुल गांधी सीधा हमला, एक अलग अंदाज में, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ आपने कल ही देखा था प्रियंका गांधी को। प्रियंका गांधी ने शादी में सबको ज्ञान देने वाले फूफा जी यानी अंकल जी पर तंज कसा था। कल आपने सुना था, शादी वाले फूफा जी। आज राहुल गांधी ने बताया कि बीजेपी और बीजेडी की शादी हो गई है, अभी आपने सुना, और कैसे सबको पान खिलाया जा रहा है और इस पान से आपका पेट खराब हो गया है। वहीं दमन और दीव में राहुल गांधी ने बता दिया कि संविधान को बचाना क्यों जरूरी है और कैसे दमन एवं दीव के प्रशासक प्रफुल्ल खोड़ा पटेल और नरेंद्र मोदी एक तरह से एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं। आइए जरा दमन दीव में राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है, कैसे हमला किया है नरेंद्र मोदी पर और प्रफुल्ल खोड़ा पटेल जो दमन दीव के प्रशासक हैं उन पर, सुनिए जरा। सबसे पहले संविधान कहता है कि हिंदुस्तान के सब लोगों को एक जैसा अधिकार मिलना चाहिए। संविधान आपको वोट देता है, लोकतंत्र देता है। संविधान ने करोड़ों लोगों को आरक्षण दिया, दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिया।
अब नरेंद्र मोदी जी और आरएसएस क्या चाहते हैं कि जैसे पहले राज हुआ करता था, जैसे यहां पे आपके प्रफुल्ल पटेल हैं, उनका जनता से कुछ लेना देना नहीं ना। आप कुछ भी कह लो, देखो ना, आप कुछ भी कह लो, आप उनके घर जाओ और कहो देखिए हमें ये चाहिए, प्रफुल्ल पटेल जी आपको कहेंगे देखो गेट आउट, मेरे घर से बाहर निकलो, तुम्हारी कोई यहां पे लेना देना नहीं है, मैं यहां का राजा हूं, जनता जो भी चाहे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं यहां का राजा हूं, मैं किंग हूं, मैं जो करना चाहता हूं करूंगा। जो यहां पे आपके प्रफुल्ल पटेल जी कर रहे हैं वो दिल्ली में नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, वो एक ही सिस्टम है। अब यहां पे फर्क है कि यहां पे उनको बैठा रखा है और उनका जो है प्रफुल्ल पटेल जी हैं, उनका नरेंद्र मोदी जी जितना कंट्रोल नहीं है। नरेंद्र मोदी जी के पास क्या है मैं बताता हूं आपको, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, पुलिस, सारे के सारे जो संस्थाएं हैं, हिंदुस्तान की जो संस्थाएं हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन से निकली, इलेक्शन कमीशन हो, जुडिशरी हो, ये सारा का सारा कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर निकला। सबसे पहले सब लोगों को एक जैसा अधिकार। तो राहुल गांधी दमन एवं दीव में जो बातें कह रहे हैं और वहां के प्रशासक को लेकर, क्योंकि वो राजा की तरह काम कर रहे हैं, यही बात कह रहे हैं। और इसी को सुनकर उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक में कह रहे हैं कि राजा महाराजाओं की बात कर रहे हैं लेकिन शाहों की बात, मुस्लिम शासकों की बात राहुल नहीं कर रहे हैं। यानी खींचकर नरेंद्र मोदी राहुल गांधी को उस ट्रैक पर लेके आना चाहते हैं जहां से नरेंद्र मोदी का जो थोड़ा सा वो कंफर्टेबल फील करते हैं। क्या वो कंफर्टनेस यहां पर देंगे राहुल गांधी, ये देखना होगा। लेकिन राहुल गांधी ने आज युवाओं के रोजगार की बात करते हुए अमित शाह के बेटे पर भी जबरदस्त तंज कसा है। अमित शाह के बेटे पर अभी तक राहुल गांधी इस चुनाव में कुछ नहीं कहे थे, लेकिन आज राहुल गांधी ने अमित शाह के बेटे पर भी जबरदस्त वार किया है, तंज कसा है। सुन लीजिए। अब अंबानी का जो बेटा है वो जॉब मार्केट में घुसने से पहले अदानी का बेटा, अंबानी का बेटा, टाटा का बेटा, वो भैया अमित शाह का दूसरा लेवल का आदमी है। उसने कभी क्रिकेट खेली नहीं, मगर वो तेंदुलकर जी की जगह पे बैठा हुआ है, बट वो अलग बात है। तो दोस्तों, राहुल गांधी के ये बदले अंदाज बता रहे हैं कि बीजेपी ने सालों साल उन पर जिस तरह से निशाना साधा है, अब राहुल गांधी के जवाब देने का समय आ गया है। और राहुल जवाब भी दे रहे हैं, जिसके बाद बीजेपी बैकफुट पर जा रही है। वैसे बीजेपी के लिए सेल्फ गोल करने का काम मोदी लगातार कर रहे हैं। वो मुद्दों की बात न करके जितना ज्यादा कांग्रेस को निशाने पर ले रहे हैं, कांग्रेस को उतनी बढ़त मिल रही है। आज तो मोदी ने कर्नाटक के लोगों से यह भी कह दिया कि उन्होंने कांग्रेस को चुनकर पाप किया है। जरा मोदी जी को भी सुन लीजिए, सुनिए जरा। ये कर्नाटका वालों ने जो पाप किया है उसकी सजा आप इस चुनाव में दीजिए, और मोदी आने वाले वर्षों में भी आपको गारंटी देता है। तो सुन लीजिए, बड़ा आश्चर्य है दोस्तों, यह लाइन सुनाना इसलिए जरूरी था कि जनादेश जो है वो पाप है क्या? यह सीधे सीधे जनादेश का अपमान है, लेकिन मोदी ये अपमान करते जा रहे हैं। जनादेश आ गया, यानी कर्नाटक की जनता ने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जिता दिया, तो वो पाप किया, ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जरा सोचिए, नरेंद्र मोदी किस स्तर की राजनीति कर रहे हैं, किस स्तर का भाषण दे रहे हैं, वो किसका अपमान कर रहे हैं? वो अपमान जनता का कर रहे हैं, क्योंकि जनता को कह रहे हैं कि कर्नाटक के लोगों ने जो पाप किया है इनको जिताकर विधानसभा में, वो उसका समय आ गया है, उसको पाप को धोने का समय आ गया, ये कह सकते हैं। तो ये नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी सेल्फ गोल कर रहे हैं, सीधे शब्दों में कहूं। लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी क्या कह रहे हैं? अभी से थोड़ी देर पहले इस कार्यक्रम के लिए जब तैयारियां करता हूं दोस्तों, तभी एक और ट्वीट राहुल गांधी का आता है। उस ट्वीट के साथ साथ एक वीडियो भी आता है।
और अभी शुरुआती वीडियो में आपने एक शब्द सुना था, आरक्षण, आरएसएस, नरेंद्र मोदी, ये सुना था आपने। उसी आरक्षण, आरएसएस और नरेंद्र मोदी, उसी पर एक ये ट्वीट के साथ जो वीडियो है राहुल गांधी का, उसको सुनाता हूं, सुनिए जरा। आज आरएसएस के जो चीफ है उनका बयान आता है कि हम रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं है। अरे, इन्होंने ही पहले स्टेटमेंट दिया था कि रिजर्वेशन के खिलाफ है। जो भी रिजर्वेशन के खिलाफ है, सारे के सारे इनकी पार्टी में जा रहे हैं। जो भी रिजर्वेशन के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, सारों को ये ले रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि भैया हम रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं है। और इसका लक्ष्य क्या है मैं बता देता हूं, क्योंकि ये 20-22 अरबपतियों की मदद करना चाहते हैं। तो साफ साफ, जी हां दोस्तों, साफ साफ यहां पोल खोलते हुए कह रहे आरएसएस चीफ ने आज ही कहा है कि हम रिजर्वेशन यानी आरक्षण के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन जो लोग इनके साथ जा रहे हैं वो सब तो आरक्षण के खिलाफ हैं। इन्होंने खुद कहा था कि हम आरक्षण के खिलाफ हैं। आप याद कीजिए 2015, आज से ठीक 9 साल पहले, और चुनाव का वक्त था बिहार का। उस समय पहला बयान आता है, आधिकारिक तौर पर बयान आता है आरएसएस चीफ मोहन भागवत का, और कहते हैं कि आरक्षण को हमको धीरे धीरे खत्म करना होगा। लेकिन आज कह रहे हैं, उसके बाद वहां हार मिलती है बिहार में, उसके बाद धीरे धीरे राजनीति आगे बढ़ती है, समय आगे गुजरता है, एक वक्त फिर अब आरक्षण और इन सब तमाम मसलों के साथ ये चुनाव आगे बढ़ रहा है। और 2024 का चुनाव है, जहां संविधान खत्म करने की बात नरेंद्र मोदी के जो साथी सहयोगी हैं वो लगातार कर रहे हैं। एक नहीं, 3-3, 4-4, 5-5 लोग आधिकारिक तौर पर बयान दे चुके हैं कैमरे के आगे। तो फिर क्या माना जाए? संविधान को खत्म करके, आरक्षण को खत्म करके और इस देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। सपने आप दिखाएंगे 2047 के, लेकिन चुनाव लड़ना चाहते हैं 2024 का। यह कैसे होगा? 2024 में आपके जेब में फूटी कौड़ी नहीं, आपके पेट में अन्न का दाना नहीं, आपके हाथ में रोजगार नहीं, लेकिन आप 2037 में बहुत अच्छा रहेंगे। अरे भाई, 47 में अच्छा रहेंगे, किसने देखा? 2036 में, ये भी कहते हैं 2036 में भारत ओलंपिक करवाएगा। ओलंपिक जो आयोजन समिति है वो आपके ऊपर मानहानि का दावा कर सकती है। पता है क्यों? इसलिए क्योंकि आपने न अभी वहां अपना नाम दिया है, न ही अभी आपका नाम वहां घोषित हुआ है। तो आप कैसे यह दावा कर रहे हैं कि ओलंपिक के लिए तैयार हो जाए भारत 2036 के लिए? बहुत सारी बातें हैं दोस्तों। इन हवाई बातों के बीच क्या कांग्रेस को अपमानित करने के चक्कर में सेल्फ गोल कर बैठे हैं नरेंद्र मोदी? यह एक बड़ा सवाल है। और क्या मोदी के कारण मुसीबत में फंस गई है बीजेपी? क्या विपक्ष के नए गेम प्लान में फंसी हुई है बीजेपी? ये सारे सवाल और इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं हमारे कुछ वरिष्ठ साथियों के जरिए। आइए, हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त, देखिए 4 वरिष्ठ साथी। हमारे साथ प्रशांत टंडन जी हैं, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं राहुल लाल जी और अमलेंदु उपाध्याय जी। आप चारों का स्वागत है। और स्वागत, इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक। आज रविवार का दिन है, जानता हूं, गर्मी का समय और मौसम भी बहुत ज़्यादा, बिहार में तो काफ़ी गर्म है मौसम इस वक्त, और उसके बाद उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल, ये सब एरिया जो है गर्म है। लेकिन गर्माहट सियासत की भी है। शायद इस मौसम में गर्मी, सियासी गर्मी के साथ साथ घुलकर और गर्मी पैदा हो गई है। इसलिए थोड़ा बच के रहिए। ये जो बातें हो रही हैं, इन बातों को बहुत ध्यान से सुनिए कि क्या कुछ कौन क्या कह रहा है। नरेंद्र मोदी को मुसलमान चाहिए और बार बार उस पिच पे ले जाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? क्यों बार बार अब नरेंद्र मोदी की पार्टी और उनका जो पितृ संगठन है आरएसएस, वो क्यों अब आरक्षण की तरफ आ गया है? क्यों बार बार डिफेंसिव मोड में है नरेंद्र मोदी? ये सब समझने की कोशिश करते हैं। पहले आता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास। प्रशांत जी, बहुत सारी बातें हम यहां रख चुके हैं और इन बातों को आगे बढ़ाइए। आपके जरिए हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि कहां आखिर किस गेम प्लान में फंसी हुई है भाजपा, जो बार बार पिच बदलने की कोशिश कर रही है, बार बार डिफेंसिव मोड में आ रही है। हमारे साथ जुड़ गए हैं मुकेश कुमार सिंह साहब भी, वरिष्ठ पत्रकार। मुकेश जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और सीधे प्रशांत टंडन जी आप तक आता हूं। राजीव जी, देखिए, 2 चरण के चुनाव के बाद, जिसमें 189 सीटें या 190 सीटों का चुनाव हो गया, मतदान हो गया, 35% लोकसभा बन चुकी है मशीनों में, और अब अगले चरण के बाद
आधे से भी ज्यादा लोकसभा बन चुकी होगी मतदान के हिसाब से। मुझे लग रहा था कि दूसरे चरण के बाद और जो मतदान कम हुआ, मोदी साहब कोई कोर्स करेक्शन करेंगे, मतदान में प्रचार में कोई एक नई जान फूकेंगे, कोई एक नया नारा, कोई एक नया स्पिन आएगा। दिखाई नहीं दिया। उससे ऐसा लग रहा है कि जो 7 चरणों का चुनाव है इतना लंबा, इसका कोई चरणबद्ध प्लानिंग उनके पास नहीं है, एक बात। दूसरी बात कि इस बात की भी मुझे फिक्र हो रही है कि वो मई के पूरे महीने में जो अभी आना है, सस्टेन कैसे करेंगे, इस प्रचार को सस्टेन कैसे कर पाएंगे। दिल्ली का चुनाव जब तक आएगा 25 मई को, तब तक जो है काफी कुछ हो चुका होगा। तो एक तो समस्या ये है कि उनके पास कोई सस्टेनेबिलिटी का जरिया अभी दिख नहीं रहा है। दूसरी चिंता की बात यह है कि बहुत नकारात्मक प्रचार है। आज भी जो उनके बयान है वो नकारात्मक बयान है। लगातार वो कांग्रेस पे हमला कर रहे हैं, कांग्रेस के मैनिफेस्टो पे हमला कर रहे हैं। जनता आपसे ये अपेक्षा कर रही है कि आप क्या करने जा रहे हैं, आपको तीसरी बार हम क्यों लाएं। जी, उसका जवाब वो जनता को नहीं दे रहे। तो प्रचार में हमको कहीं उनके तारतम्यता नजर नहीं आ रही है। मोहन भागवत जी के बयान पे एक बात मैं कहना चाहता हूँ। मुझे नहीं मालूम है कि वो उतारे गए हैं इस विवाद में या खुद उतर आए। उनकी मंशा क्या है? क्या उनकी मंशा मोदी की मदद करना है या उनकी मंशा मोदी को नुकसान पहुंचाना है? आरएसएस चीफ मोहन भागवत जानते हैं कि आरक्षण के मुद्दे पर उनके बयान देने का मतलब क्या है, और उनको ये भी अच्छे से मालूम है कि 2015 में उन्होंने क्या बयान दिया था, उसके बाद बिहार के इलेक्शन के क्या नतीजे आए थे। जी, और वो ये भी जानते हैं कि उनके बयान देने के 5 मिनट के अंदर लोग उनका 2015 का बयान ढूंढ के निकाल लाएंगे, जो कि आ गया। तो इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आरएसएस चीफ मदद करना चाहते हैं कि नुकसान करना चाहते हैं। जी, क्योंकि आरएसएस आरक्षण के पक्ष में आधिकारिक रूप से नहीं है। संविधान जब बन भी रहा था तो भी ये विरोध कर रहे थे आरक्षण का। ये तो मनुस्मृति की बात कर रहे थे। तो इनकी बात को कोई यकीन नहीं मानेगा। जो आज मोहन भागवत का बयान आया, उसको कौन यकीन मानेगा कि ये आरक्षण के पक्ष में है। जी, तो इसलिए मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है कि ये इसमें क्यों आ गए। दूसरी बात देखिए कि जो मुद्दा चला था 400 पार संविधान बदलना है, वहां से वो आरक्षण तक आया और मोदी और अमित शाह दोनों लगातार डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं, और जितना डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं ये मुद्दा उतना बड़ा होता जा रहा है। जी, आरक्षण के मुद्दे का मतलब क्या है कि 80% से भी ऊपर जनता सीधे तौर से इससे कनेक्टेड है। ये मुद्दा सोशल जस्टिस का या आरक्षण छीनने का अगर मुद्दा जनता के बीच में जा रहा है, तो ये सोशल इंजीनियरिंग को भी डैमेज करेगा, ये लाभार्थी योजनाओं को भी डैमेज करेगा, ये तमाम तरीके के जो हिंदू मुस्लिम के नैरेटिव है उनसे भी बड़ा है। याद कीजिए कि जब बाबरी मस्जिद गिरने के बाद उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए थे तो नारा क्या निकला था? मिले मुलायम काशीराम और जय श्री राम। तो अब देखिए कि वो सरकार बन गई थी वहां पे काशीराम की, यानी कमंडल के आगे मंडल की जीत हो गई थी। जी,
फिर वही चीज आ रही है कि अब इतना बड़ा विवाद खड़ा हो गया है इसको लेकर। मुझे नहीं लगता कि बीजेपी इससे मोहन भागवत के बयान से बाहर निकल पाएगी। ये तो और उसमें जिसको कहते हैं ना कि मतलब हवन में और घी डाल दिया इन्होंने। जी जी तो जी। ये तो घी डालने का काम कर दिया इन्होंने कि आग को और बढ़ा दिया, क्योंकि इससे ये आग थमेगी नहीं। तो इनकी मंशा क्या है मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है कि मोहन भागवत जी ने इस वक्त ये तान क्यों छेड़ दी है। दूसरी चीज ये राजीव जी कि कांग्रेस ने बहुत डेफिनेट लिखित रूप में अपने मैनिफेस्टो में आरक्षण की बहुत विस्तृत तरीके से बात कर दी है। जातिवाद जनगणना आरक्षण से जुड़ता हुआ मामला, 50% की सीलिंग हटाएंगे आरक्षण, ईडब्ल्यूएस में सवर्णों के अलावा जनरल कैटेगरी के अलावा बाकी लोगों को भी एंट्री देंगे आरक्षण, और उसके अलावा जो एफर्मेटिव एक्शन है दूसरे तरीके से प्राइवेट जॉब्स में इन सब में वो भी एक प्रकार का आरक्षण। तो बहुत डेफिनेट लिखित रूप में कांग्रेस पार्टी आ गई है। यहां से अगर मोदी साहब को इसका जवाब देना था, अगर इसमें कोई बड़ी लकीर खींचनी थी कांग्रेस के आगे, तो इनको बहुत डेफिनेट प्लान बताना चाहिए था कि हम ये करने जा रहे हैं आरक्षण के मामले पे। वो ना करके आप नकारात्मक अगर करेंगे तो नकारात्मक इतिहास बताता है राजीव जी कि नकारात्मक कैंपेन कभी भी सक्सेसफुल नहीं हुए हैं। राजीव गांधी ने भी एक बार ये गलती की थी वीपी सिंह के सामने, बहुत नकारात्मक था। तो वो विज्ञापन एजेंसीज के थ्रू आता था और तमाम तरीके के विज्ञापनों में सांप बिच्छू और क्या क्या कटीले तार इस तरीके के विज्ञापन आते थे, और नतीजा हम सब जानते हैं कि 414 वाले राजीव गांधी चुनाव हार गए थे वीपी सिंह से। तो नकारात्मक कैंपेन सत्ताधारी दल नहीं कर सकता, विपक्ष तो करेगा ही, विपक्ष का काम है आलोचना करना। तो मोदी जी इससे इस चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। और हिंदू मुसलमान का जहां तक बात है राजीव जी, वो तभी कामयाब हो सकता है जब उसको ऑडियंस मिले। उसको ऑडियंस नहीं मिल रहा है। वो तभी कामयाब हो सकता है जब सामने वाला खिलाड़ी भी उस बॉल को खेले। वो नहीं खेल रहा है, तो मोदी जी यहाँ पे फंस गए हैं सामने। अब देखना है कि वो कैसे यहाँ से निकलते हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि भाई बहुत उनके अंदर क्रिएटिविटी है और बहुत रणनीतिक तैयारी के साथ आते हैं, लेकिन वो रणनीतिक तैयारी मुझे दिख नहीं रही है राजीव। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, रणनीतिक तैयारी दिख नहीं रही है, लेकिन स्ट्रेटेजिकली कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी बैकफुट पर नजर आ रहे हैं और अपने कारण, अपने उस स्ट्रेटजी के कारण क्या बीजेपी को फंसा रहे हैं? क्या अपनी पार्टी को नरेंद्र मोदी ने बैकफुट पे ला दिया है? ये तमाम सवाल इसलिए क्योंकि एक सुगठित, सुव्यवस्थित जो पूरी की पूरी प्लानिंग होनी चाहिए, वो प्लान यहां पर दिखाई नहीं देता भाजपा का। 2014 का चुनाव, 2019 का चुनाव, लेकिन 2024 का चुनाव क्यों अलग है? और क्यों, जैसे अभी प्रशांत टंडन जी कह रहे थे कि हिंदू मुसलमान पर आने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि सांप्रदायिकता को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या बंटवारे की राजनीति यहां कर पाएंगे नरेंद्र मोदी या उनकी पार्टी? क्या 2014 में बंटवारे की राजनीति हुई थी? क्या 2019 के चुनाव में बंटवारे की राजनीति हुई थी? जरा गौर फरमाइएगा। लेकिन क्या 2024 में बंटवारे की राजनीति होगी? ये सब तो है। इन सब के बीच संविधान को खत्म कर देंगे अगर तीसरी बार आएंगे, और आरक्षण, संविधान को खत्म करने का मतलब इनका मुख्य टारगेट आरक्षण है, आरक्षण को भी खत्म करेंगे। दूसरी तरफ एक लिखित रूप से घोषणा पत्र, न्याय पत्र में कहा जा रहा है कि हम आएंगे तो 50% का आरक्षण का कैप जो है उसको खत्म करेंगे, यानी कैपिंग हटाएंगे, उसको और ऊपर बढ़ाएंगे, जाति आधारित जनगणना करेंगे, लिखित में है। महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना देंगे, यह भी लिखित में है। इन तमाम बातों को अगर देखें तो क्या ये न्याय पत्र या मैनिफेस्टो कांग्रेस पार्टी का, और कमोबेश ऐसा ही मैनिफेस्टो उधर समाजवादी पार्टी का भी है, आरजेडी का भी है, ममता बनर्जी का भी है, इन सब का है। इन सब को मिला के देखें तो कितना ऊपर
अपर हैंड में विपक्ष है और कैसे विपक्ष के इन सारे गेम प्लान के बीच में फंसी हुई है भाजपा। जरा आना चाहता हूं पहले राहुल लाल जी आपके पास। देखिए राजीव जी, मैं तो ये चीज कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को जो उम्मीद थी प्रथम 2 चरण से, और विशेषकर हमें लग रहा है कि उत्तर प्रदेश सरीखे राज्य से जो उम्मीद थी वो उनकी पूरी नहीं हुई है। तो जो प्लान है प्रधानमंत्री मोदी जी का, वो प्लान गड़बड़ हो गया है। देखिए उन्हें ये तो उम्मीद थी उन्हें कि उन्हें बिहार से झटका मिलने वाला है, उन्हें महाराष्ट्र से झटका मिलने वाला है, लेकिन उन्हें यह भी लग रहा था कि कर्नाटक में भी कुछ सांप्रदायिक किस्म का जो है हमला करेंगे और कर्नाटक में भी उन्हें कुछ रिस्पांस की स्थिति मिल सकती है। वो कर्नाटक में भी उन्हें नहीं मिल रहा है। तो देखिए मूल समस्या यह है कि 2014, 2019 से 2024 के लोकसभा चुनाव पूरी तरह से अलग हैं, और इस अलग प्रकार के चुनाव को लेके ना तो इसमें चूंकि मोदी जी की कोई लहर नहीं है, ना राष्ट्रवाद की कोई लहर है, ऐसे चुनाव को लड़ने को लेकर भारतीय जनता पार्टी कैसे इसके निपटे, यहां पर लगातार मुद्दे चले आ रहे हैं। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से जिन मुद्दों को राजीव जी उठाया था, वो मुद्दे सोचिए आज चुनाव में इतने भारी पड़ते चले जा रहे हैं कि इसका कोई समाधान भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं दिख रहा है। आखिर देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उसके 1925 में स्थापित यह संस्था है। जब वो आरएसएस प्रमुख आके कहते हैं कि भाई आरक्षण को कोई भी नुकसान नहीं होगा, आरक्षण को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा, तो फिर तो लोगों के मन में पहला सवाल उठता है कि आखिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में कोई जो है कि भाई इस पूरे जो चाहे वो ओबीसी तबके से कोई जो है उसके अध्यक्ष बनते, कोई एससी कैटेगरी से बनते, एसटी कैटेगरी से बनते, उस संस्था ने अब तक ऐसा कोई प्रतिमान स्थापित नहीं किया है उन्होंने। उल्टे जो बिहार के चुनाव में हम लोगों ने देखा था तब भी उनके बयान आए थे, और भारतीय जनता पार्टी अभी भी जिस तरह से जातिगत जनगणना का समर्थन नहीं कर रही है, खुल के विरोध नहीं कर रहे, लेकिन समर्थन के कोई भी बयान उनके तरफ से नहीं आ रहे हैं। भाई आप आरक्षण का समर्थन करते हैं तो फिर जातिगत जनगणना का विरोध कैसे कर रहे हैं? यह एक विशेष विरोधाभास में भारतीय जनता पार्टी फंसी हुई है, और यही कारण है कि उनके ऊपर आरक्षण विरोधी होने के हमले जो है वो अक्रॉस इंडिया लग रहा है। हमने राजस्थान के चुनाव में देखा कि वहां का जो शेड्यूल कास्ट वर्ग है, शेड्यूल ट्राइब वर्ग है, वो भी उसे मान रहा है, तो बिहार में भी लोग मान रहे हैं। बिहार में उन तबकों के वोट सीधे सीधे कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं जिन लोगों को लग रहा है कि संविधान खतरे में और उसके कारण से आरक्षण खतरे में। तो ये चीजें काफी नेशनल स्तर पे, अभी महाराष्ट्र के चुनाव हो रहे हैं वहां पे भी ये मुद्दे बने हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी पे लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। इसके कई कारण है राजीव जी। इन्होंने एक तरह से जिस तरह से सरकारी संस्थानों को बेचने का प्रयास किया विनिवेश के नाम पे, जिस तरह से भर्तियां नहीं निकाली इन्होंने, तो जब आप भर्ती निकालेंगे नहीं, सरकारी नौकरियों को एक तरह से आप ब्रेक लगा के आपने ब्रेक लगाने वाली स्थिति कर दी, तो फिर वैसे स्थिति में लोगों को सीधे लग रहा था कि अगर वो सरकारी भर्तियां निकलेंगी तो उसमें आरक्षण के नियम लागू होंगे, और आरक्षण देने में ये इच्छुक नहीं है। तो यह एक संदेश चला गया है, और राहुल गांधी ने सामाजिक न्याय का मामला बहुत ही गंभीरता के साथ उठाया है। वह मामला इन्हें निरुत्तर कर रहा है, और यही कारण है प्रधानमंत्री को, जो कि पॉजिटिव अंदाज में एक देश के लिए नए मुद्दे रखने थे, उन्हें बताना था कि पिछले 10 वर्षों में क्या हुआ है, प्रधानमंत्री के पास उसका उत्तर नहीं है। प्रधानमंत्री केवल जो है कि या तो देखिए, मैं बार बार कहता हूं, प्रधानमंत्री वर्तमान में नहीं रहता है कभी, या तो कभी वो 500 साल पीछे चले जाते हैं, या तो कभी वो 50 वर्ष आगे चले जाते हैं। भाई 2024 की स्थिति में वो रहता ही नहीं, वो मुगल काल में चले जाएंगे। एक बार तो लाल किला से प्रधानमंत्री जी ने जो है कि 1000 साल आगे की बात कर दी, अभी भी वो 2047 से नीचे की कोई बात नहीं कर रहे हैं। इस समय स्थिति यह है कि वर्तमान भारत में उन्हें और उनकी जो लोकप्रियता है उसके ऊपर काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री की मंशा क्या थी? 7 चरण के लोकसभा के चुनाव करवाना, और जम के जो है वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अब स्थिति यह हुआ है कि उनका चुनाव प्रचार उन्हीं को नुकसान कर रहा है। वो जितना गलत बयानी कर रहे हैं, जो आपने शुरुआत में कहा भी कि एक तरह से सेल्फ गोल की स्थिति भारतीय जनता पार्टी, खुद प्रधानमंत्री उनके स्टार कैंपेनर कर रहे हैं, वो लगातार सेल्फ गोल करते आ रहे हैं। आप बताइए, वो कर्नाटक में सवाल उठाते हैं मुस्लिम की ओबीसी में मुस्लिम कैटेगरी को आरक्षण कैसे मिल गया, जबकि वहां पे वो आरक्षण आज से लागू नहीं था, 30 वर्ष पहले से लागू था। 3 दशक बीत गए, कितनी सरकारें आई और गई। सोचे कर्पूरी ठाकुर को उन्होंने भारत रत्न प्रदान किया, कर्पूरी ठाकुर ने बिहार में उसे लागू किया था, खुद उनके राज्य गुजरात में भी लागू है वो आरक्षण। तो आप एक स्टेट को चुनते हैं और सांप्रदायिक मामला बनाने के लिए हमले प्रारंभ कर देते हैं। तो ये जो चीजें हैं वो चीजें अब बड़ी भारतीय जनता पार्टी को परेशानी में डाल रहा है राजीव जी। एक ही लाइन में कहूंगा, उनके हिसाब से जो चुनाव नहीं हो रहा है, उनका प्लानिंग फेल हुआ है। जब प्लानिंग फेल हुआ है तो हड़बड़ी में भारतीय जनता पार्टी से गड़बड़ी हो रही है। हम लोग लगातार मानते थे कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव प्रबंधन में काफी आगे दिखती है, लेकिन वो चुनाव प्रबंधन इस पूरे चुनाव में
2 चरण के चुनाव संपन्न हो गए, तीसरे चरण के चुनाव प्रचार चल रहे, वो प्रबंधन कहीं नजर ही नहीं आ रहा है इनका। वो प्रबंधन अगर कहीं नजर आ रहा है तो विपक्ष में नजर आ रहा है। आप देखिए, विपक्ष से एक गड़बड़ी ऐसी नहीं है जिसकी हम लोग आलोचना कर सके कि हाँ, राहुल गांधी को यह बयान नहीं देना चाहिए, किसी और को यह बयान नहीं देना चाहिए। विपक्ष बिल्कुल त्रुटि रहित चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी से गड़बड़ियां हो रही हैं, और वो गड़बड़ियां हो रही हैं हार के डर से। हार का डर भारतीय जनता पार्टी को सता रहा है कि आखिर 4 जून को क्या परिणाम आने वाले हैं राजीव जी, इसी से उनसे गड़बड़ियां हो रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रेम कुमार जी। प्रेम कुमार जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में, और सीधा मुकेश कुमार सिंह साहब आपके पास आना चाहता हूं। मुकेश जी, आप कैसे देखते हैं आरक्षण का मुद्दा, संविधान का मुद्दा, और इन सब के बीच दूसरी तरफ आप देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक के लोगों को कहते हैं कि आपने जनादेश देकर कांग्रेस पार्टी को जिताकर आपने जो पाप किया है उसको धोने का समय आ गया है, और अभी इनको हरा करके आप उस पाप को धो सकते हैं। आखिर बयान क्या दे रहे हैं मोदी जी? सीधा सीधा जनादेश का अपमान है, और इन बातों को लेकर के अगर आप आगे बढ़िए तो क्या यह चुनाव उस नकारात्मकता की तरफ बढ़ता हुआ नहीं दिखाई देता है जिसके बारे में प्रशांत टंडन जी बात कर रहे थे? और नकारात्मक प्रचार अगर आप करते हैं, निगेटिव पब्लिसिटी पे आप जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको मुंह की खानी पड़ती है। एक इतिहास गवाह है। उस लिहाज से जो यहां पर बीजेपी का जो गेम प्लान है, क्या उसमें लगता है आपको कि भाजपा फंस चुकी है और यहां से निकलना अब बहुत मुश्किल होगा? क्योंकि तीसरा फेज, उसमें 12 राज्य और 95 सीटें, 95 सीट्स, इसके बाद तीनों फेज मिलाकर बहुमत का आंकड़ा पार। नहीं राजीव, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और स्थिति ये है कि निश्चित रूप से प्रधानमंत्री, अगर आप गौर से देखें 2014, 19 और यहां तक प्रधानमंत्री के आप 1000 भाषणों को उठा लें तो उसमें आपको कम से कम 5000 झूठ मिलेंगे। यानी प्रधानमंत्री की सबसे शानदार जो ताकत है वो है झूठ पे झूठ जड़ते हुए अपना गुणगान करना, या अपना प्रचार करना, या विरोधियों के ऊपर झूठे आरोप लगाना, उनका चरित्र हनन करना। और अब देखिए, इसकी पराकाष्ठा है ये। पाप से बड़ा कोई शब्द नहीं है। पाप किसके लिए? जनादेश को आपने पाप कहा, लोकतांत्रिक पूरी प्रक्रिया को पाप कहा, लोकतांत्रिक भावना को पाप कहा, संविधान को पाप कहा। और मैं आपको बताऊं कि पाप का स्तर क्या है। सबसे जो गलती होती है उसे भूल कहते हैं। जैसे भूल बस भाई, हमसे कोई चीज भूल हो गई, सबसे छोटी चीज है। भूल का क्या समाधान है? भूल को सुधार लो। दूसरी स्थिति क्या होती है? उसे कहते हैं गलती। और गलती यह है कि उसमें कुछ सेंस तक डेलिबरेटली किया जाता है, लेकिन वो मैग्नीट्यूड की चीज होती है। तीसरी चीज होती है अपराध। अपराध जो है वो भी गलती है, लेकिन उस पर पनिशमेंट है। और पनिशमेंट भी 2 कैटेगरी का है। एक पनिशमेंट ऐसा है जिसमें सिर्फ जुर्माना दिया जाता है, और दूसरे में जेल का भी प्रावधान होता है। और अंतिम कैटेगरी है पाप। पाप की कोई सजा नहीं है। दुनिया के किसी भी समाज में, दुनिया की किसी भी संस्कृति में पाप की कोई सजा नहीं है। हम लोगों के यहां भारतीय संस्कृति में कहते हैं पाप का सिर्फ एक ही समाधान है, वो है प्रायश्चित। और इस बार देश की जनता इनको प्रायश्चित करने के लिए भेजने वाली है। इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करना, बिल्कुल ठीक कहा लाल साहब ने भी और प्रशांत ने भी। मैं उन्हीं बातों को नहीं दोहराना चाहता, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि क्यों ऐसा हो रहा है प्रधानमंत्री के साथ। सिर्फ इसलिए हो रहा है कि जिस प्रधानमंत्री को यह लगता था कि हमने लोगों को लाइन में खड़ा करा दिया नोटबंदी के समय में, तब भी हमें नुकसान नहीं हुआ राजनीतिक तौर पे। हमने लोगों को हजारों किलोमीटर पैदल चलवा दिया कोरोना लॉकडाउन के समय में, तो भी हमें नुकसान नहीं हुआ। हमने ताली थाली बजवाई तो भी हमें नुकसान नहीं हुआ। यानी जनता हमारे झूठ पे न्योछावर है। हम जो चाहे, जितना चाहे झूठ बोलते रहें, जनता ताली बजाएगी। मानो तमाशा देख रही है जनता। चुनाव प्रचार नहीं देख रही, देश के प्रधानमंत्री का भाषण नहीं सुन रही, उनका पास्ट और फ्यूचर का प्लान नहीं देख रही, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ ये देख रही है कि प्रधानमंत्री कितनी बढ़िया झूठ बोल लेते हैं। आज चलो आज सुनते हैं प्रधानमंत्री का झूठ। यानी इस तरह का अगर चुनाव प्रचार आप करना चाहते हैं तो ये कब करेंगे आप? जब आप बुरी तरह से बदहवास हैं, आपके पास कोई पॉजिटिव बात कहने को नहीं है। जो हमारे अन्य साथियों ने कहा कि आपका निगेटिव कैंपेन चला जा रहा है। हम भी चाहते हैं कि प्रधानमंत्री की तारीफ करें,
दे हमें वो ऐसे अल्फाज और ऐसी बातें और ऐसी चीज, ऐसा नैरेटिव दे कि हम कहें नहीं साहब आज तो प्रधानमंत्री ने बहुत बढ़िया ये जवाब दिया है, बहुत बढ़िया ये बात कही है। मिल ही नहीं रहा, ढूंढ रहे हैं पागलों की तरह से तो भी नहीं मिल रहा। क्यों भाई, इतने बड़े नेता हैं आप, इतना बड़ा जनादेश लेके आए हैं, आपकी कीर्ति पताका में तो एक से एक चीजें जड़ी पड़ी है। देश विदेश परदेश में न जाने कहां कहां आपने नाम पैदा कर दिया भारत का, न जाने कितना सगुफा इस तरह का छोड़ा है आपने जिससे जनता मुतमईन है। क्यों नहीं चीजें मुझे दिख रही हैं? इसलिए नहीं दिख रही हैं क्योंकि इन्होंने जितनी चीजों की प्लानिंग, इनको ये लग रहा था कि बस मोदी 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 की लहर है, मोदी का जादू है, फलाना ढिकाना, मीडिया हमारी मुट्ठी में है, जो लेगेसी मीडिया है हमारी वो हमारी मुट्ठी में है। सारे संस्थान डेमोक्रेसी में आप देखिए कि डेमोक्रेसी का कौन सा इंस्टीट्यूशन ऐसा है जिसको बारे में हम कह सकें कि नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में 10 सालों में वो और हेल्दी हुआ है और डेमोक्रेटिक हुआ है। हम A to Z सारे के सारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को ये कह सकते हैं कि इनके कार्यकाल में वो सिर्फ और सिर्फ डैमेज हुआ है। अब आखिरी चीज क्या बची है? आरक्षण। आरक्षण को अगर ये खत्म नहीं करेंगे, इस तो जो इनकी मूल कल्पना, जहां से इनका जन्म होता है, जो इनका डीएनए है, ये अपने डीएनए के नियम के हिसाब से काम ही नहीं करेंगे। सोच के बैठे हैं, तैयारी करके बैठे हैं, हाँ भाई सबसे पहले हमें ये करना, उसके बाद ये करना, उसके बाद ये करना, और ये कभी नहीं कहेंगे। और इनकी यहां तो परंपरा ही रही है कि एक आदमी बोलेगा कुछ, दूसरा आदमी बोलेगा कुछ, तीसरा आदमी बोलेगा कुछ। कितने ही मुद्दे ऐसे हैं जिस पे हम लोग ये सब बातें कह सकते हैं। तो ये अगर इस तरह की बहकी हुई बातें कह रहे हैं तो सीधा सीधा इसकी वजह यह है कि इनके पैर के नीचे से जमीन खिसक गई है, इन्हें खिसकती हुई दिख रही है। इन्हें दिख रहा है कि जनता हमारे भरमाए में नहीं आ रही है, और इसके अलावा कोई वजह नहीं है। क्या कहें इनके बारे में, कहने को शब्द नहीं सूझते हैं। क्यों भाई, क्या ऐसी आपकी लाचारी और मजबूरी है? आप देखिए अभी अभी कैंपेन में दो चरण हो गए, तीसरे चरण के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आप बताइए इनके कैंपेन में फ्रॉम डे फर्स्ट से आज तक, यानी जब से चुनाव की घोषणा है उसे हम लोग डे फर्स्ट कहते हैं, आज तक बताइए अगर हम एक बीजेपी के बड़े अनन्य समर्थक बनकर के भी सोचने की कोशिश करें तो इनके कैंपेन में कहां कहां हमें पॉजिटिव चीजें दिखाई दी हैं। और आपने कल परसों भी कहा था, प्रशांत ने भी इस बात का जिक्र किया था कि अब इनके पास एक ही दांव बचा है, ये इमोशनल हो जाए। दीपक जी ने भी कहा था एक वो दांव बचा है, दूसरा एक और दांव बचा है, वो भी एक महाब्रह्मास्त्र है बीजेपी के पास। भगवान न करे लेकिन कहीं ना कहीं से इस तरह के हिंदू मुस्लिम दंगे की भी दांव खेली जा सकती है। जब आपके हाथ से सारी सल्तनत छीनने जा रही होती है तो आप कुछ भी करने को तैयार हो सकते हैं। दुर्भाग्य होगा इस देश का, लेकिन हम में से यहां कोई भी बैठा व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि इसको रूल आउट किया जा सके, कि इनके स्कीम ऑफ थॉट में वो भी एक प्लानिंग हो सकती है कि कहां हम किस तरीके से सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए किस तरीके से हम ऐसी चीजें करें और उसके बाद हम नैरेटिव को ले उड़े। क्योंकि इनके समझ में आ रहा है कि भाई पिछली बार तो बालाकोट की वजह से हमें जो फायदा मिला था, तो अब उसी तरह की चीज इनको, उनका एकमात्र वही बचा हुआ विकल्प है, उसको अभी से लेकर के 7वें चरण तक जितना ये चाहे आजमा ले। अदरवाइज पूरा का पूरा नैरेटिव इनके खिलाफ है और ये बातें बड़ी आसानी से दिख रही हैं। आप मुझे बताइए ना कि आगे जिस नेता की इतनी पॉपुलैरिटी है, जो हमेशा हर समय तो लहर में ही रहता और हर समय जादू में ही रहता, तो अभी कहां गायब है? अभी जो है वो इनर करंट कहां है ऐसा जो इनके खिलाफ जा रहा है? क्यों जाना चाहिए? इनका बस चलता तो इस बार तो यूपी के 80 की जगह 100 सीटें, 80 में से ही 100 जीत देते, तभी तो 400 पहुंचते। तो जिस व्यक्ति की टर्मिनोलॉजी, जिस व्यक्ति की भाषा, जिस व्यक्ति का सोच चिंतन, जिसका ग्रामर, जिसकी कैलकुलेशन इस ढंग की है, उस व्यक्ति को अगर अपने पैर के नीचे से जमीन खिसकती दिख रही तो सोचिए वो कितना बदहवास होगा। और ये सारे के सारे उनकी बातें बदहवासी से भरी पड़ी है। दिन भर में 5 जगह भाषण देते हैं, 5 जगह के भाषणों में डिफरेंट तरह की बदहवासी दिखती है। और अगर क्रिकेट की टर्मिनोलॉजी में कहें, जिस बात को प्रशांत ने कह के छोड़ा है मैं उसी को क्रिकेट की टर्मिनोलॉजी में कहूं, एक तरफ विपक्ष का सीधा सीधा कहना है हम विकेट पे गेंद फेंकेंगे, विकेट पे आने वाली गेंद के शॉट्स हम खेलेंगे। इस दुनिया की वाइड गेंद ये फेंक रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, बाउंसर फेंक रहे हैं फालतू का सिर के 10 फुट ऊपर से, उसके दबाव में विपक्ष नहीं आ रहा है। सीधी सपाट बात है और ये बहुत ही पॉजिटिव चीज है भारतीय राजनीति के लिए। आइंदा के लिए जो भी पार्टी विपक्ष में बैठी होगी उन व्यक्तियों के लिए भी ये चुनाव बहुत अच्छी नजीर पैदा कर रहा है कि सीधे सीधे मुद्दे की बात कीजिए।
इन्हीं लोगों के लिए भी, इनके लिए मुद्दे की बात कर रहा है। अभी हाल में आपके यहां किसी ने यह बात कही थी कि आप आगे चल करके एग्जामिन कर पाएंगे कि हाँ साहब, कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन आपने अपनी घोषणा पत्र में जो बताइए आपकी परफॉर्मेंस कहां है। इससे अच्छी कोई चीज हो ही नहीं सकती। एक तरफ जब लोकतंत्र इतना पतनशील हो, दूसरी तरफ इतनी खूबसूरत बात हमारे सामने आई है कि चुनाव मुद्दे पर हो रहा है, चुनाव मैनिफेस्टो पे हो रहा है, जनता जान रही है मैनिफेस्टो क्या है। ये बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है इस पूरे के पूरे धुंध में भरे माहौल में। और आगे चल करके ये चीज दूसरे लोगों की मदद करेगी, सिखाएगी लोगों को। जी राजीव, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कुछ और यहाँ विश्लेषण दोस्तों हम कर रहे हैं कि ये जो चुनाव चल रहा है जिसका 2 फेज मतदान हो चुके हैं और उसके बाद अभी 5 फेजेस बाकी हैं, और अब चूंकि धीरे धीरे सीटें जो हैं वो घटते क्रम में हम देखेंगे, क्योंकि 95 अभी 95 सीट्स पे अभी और होना है तीसरे चरण में, उसके बाद से ये सीटें और कम होंगी। लेकिन जैसे जैसे सीटें कम होंगी वैसे वैसे क्या धड़कनें सत्तारूढ़ दल की बढ़ेंगी या इंडिया गठबंधन की बढ़ेंगी, ये भी देखना होगा। अभी तक 2 चरणों के बाद हम देख रहे हैं, पहले चरण में भी डिफेंसिव मोड में नजर आए नरेंद्र मोदी, उनकी पार्टी, और दूसरे चरण के बाद भी हम वही देख रहे हैं। और अब तीसरे चरण में जो समय है थोड़ा ज्यादा है, पहले और दूसरे फेज में 1 सप्ताह का समय था, लेकिन दूसरे और तीसरे के बीच में 10 दिनों का समय है। तो इन 10 दिनों में क्या कुछ होने जा रहा है? आखिर आरक्षण का मामला आज उठाकर मोहन भागवत ने क्या कुछ करने की कोशिश की है? क्या बैकफुट पर गई हुई भाजपा को फिर से फ्रंट फुट पर लाने की कोशिश है ये, या कुछ और है? ये सब कुछ समझने की कोशिश हम करते हैं। और यहां से क्या ये राजनीति के एक दूसरे मुहाने पे पहुंची हुई पार्टी जो भाजपा है वो अब वहां से वापस लौटती हुई दिखाई देगी? बहुत कुछ। आइए जरा समझते हैं डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, कैसे आप देखते हैं इस पूरे चुनाव के दौरान? हम लगातार देख रहे हैं कि रोज रोज हर दूसरे दिन कुछ न कुछ नरेंद्र मोदी उस ढंग की बातें कर रहे हैं जिससे वो सीधा हमला कांग्रेस के ऊपर हो, लेकिन कांग्रेस बहुत ही शांत चित्त अपनी बातें, अभी राहुल गांधी की एक नहीं बल्कि 3-3 बाइट आपने सुनी, उससे आपको साफ समझ में आ गया होगा कि वो कहना क्या चाह रहे हैं और इस चुनाव को किस दिशा में लेके जाना चाहते हैं। जरा आप बताइए। देखिए, 2 बातें जो थी वो शुरू में भारत की जो जनता है उसको थोड़ी सी अजीब सी लग रही थी और बहुत ज्यादा उसको वो समझ नहीं पा रही थी। लेकिन हम सब लोग उस चर्चा के दौरान मान रहे थे कि ये जो 2 चीजें हैं कम से कम ये बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड सिद्ध होगा। पहली बात जो थी जाति जनगणना, लोगों को लग रहा था कि राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं, ये कौन सी बात कर रहे हैं, एक तरह से लोग समझ नहीं पा रहे थे। और दूसरी बात ये थी कि पूरी की पूरी आपकी जो आर्थिक प्रणाली जो है, आपका जो आर्थिक मॉडल है वो पूरा का पूरा जो है कुछ लोगों के लिए बना है। शुरू में इस चीज को बड़ा ऐसा माना जाता था कि देखिए भारत कितनी तरक्की कर रहा है। आप ये भी याद कीजिए, जब अदानी दुनिया के दूसरे नंबर के जब अमीरों की सूची में आए तो उस क्रमांक पर पहुंचे तो लोग उस पर बड़ा गर्व कर रहे थे। हालांकि वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि तमाम लोगों की जो संपत्ति है वो कुछ लोगों के हाथों में जा रही है। अब ये बात भी राहुल गांधी पिछले कुछ समय से बता रहे हैं लोगों को कि 70 करोड़ लोगों के बराबर की जो आपकी जो संपत्ति है वो 20-22 लोगों के हाथों में कैद है या उनके हाथों में सिमट गई है। और वो बार बार बता रहे हैं कि आपका जो सारा पैसा है वो कहां पे चला गया है। कोई भी काम होता है तो उसका पैसा जो है वो अदानी के पास पहुंचता है, लेकिन हमारी जब सरकार आएगी तो ये पैसा जो कुछ गया है अदानी के पास गया है, इन 20-22 अरबपतियों के पास गया है, वो पैसा आपके हाथ में आएगा। अब ये बात जो है राजीव जी धीरे धीरे अब खुलने लगी है। 1-1.5 महीने पहले, 2 महीने पहले तक इन चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा लोग ध्यान नहीं दे रहे थे। ये उसी समाजवादी मॉडल की और कांग्रेस के लौटने की जो प्रक्रिया है ये पिछले कुछ दिनों से बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ी है। अब लोगों के सामने बात खुल रही है। आज जो आप देखिए गुजरात जैसी जगह में प्रियंका गांधी की जो वलसाड़ में जो सभा हुई थी, आप सोच सकते हैं कि 2019 के बाद कोई इतनी बड़ी सभा वहां कर सकता था। दमन दीव जो है वो भी एक तरह से गुजरात का बिल्कुल सटा हुआ केंद्र शासित प्रदेश है, वहां पर भी राहुल गांधी की जो सभा हुई है वो भी बहुत बड़ी। देखिए दमन दीव का जो है बड़ा इमोशनल संबंध है गुजरात के लोगों का। अगर आप गए हो वहां पे तो शाम को गुजरात से हजारों सैकड़ों जो कारें और बाइक पे लोग वहां पहुंचते हैं, क्योंकि वहां पे ड्राई स्टेट है गुजरात और दमन दीव में जो है ये खुल्ला बिकती है। तो बड़ा इमोशनल संबंध है। गुजरातियों को जो एक संबल मिलता है कि दिन भर का जो फ्रस्ट्रेशन है कहाँ निकाला जाए, तो या तो दमन दीव चले जाते हैं
या दादरा और नगर हवेली की तरफ निकल जाते हैं। वहां पर भी राहुल गांधी की इतनी बड़ी सभा है तो उसको आप मान के चलिए कि ये मोदी की बिल्कुल नाक के नीचे सभा हुई है। हम 2019 क्या 19, 20, 21, 22 तक इस बात की कल्पना नहीं कर सकते थे कि गुजरात में कोई ऐसी बड़ी सभा कर सकता है। जी। इसी कारण से है कि देखिए 2 राउंड के बाद साफ होने लग गया है कि भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब है। इसलिए अब मोदी जी ने कल से शुरू किया, कल उनके कोल्हापुर में मीटिंग हुई, उन्होंने कहा कि हम 2-0 से आगे हो गए हैं। उन्हें ऐसा लगा कि ये भाई बात मुझे बोलनी चाहिए, ऐसा ना हो कि लोगों को बिल्कुल ऐसा विश्वास हो जाए कि इंडिया गठबंधन जीत रहा है, इसलिए मुझे इस बात को बड़े लाउडली कहना चाहिए। तो कल उन्होंने कोल्हापुर की सभा में कहा कि हम 2-0 से आगे हो गए हैं और अब आप लोग ऐसा गोल दागिए कि इंडिया गठबंधन जो है वो चारों खाने चित हो जाए। दूसरा विमर्श उन्होंने जो शुरू किया, देखिए चारों तरफ आप 3-4 ऐसी घटनाएं हैं। हम जो कह रहे हैं कि अब जो है मोदी साहब के पास इसके अलावा और भारतीय जनता पार्टी के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं रह गया कि आप अपने उसी अंदाज में लौट आइए। हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई ये नहीं है। 3-4 चीजें हुई हैं। कोल्हापुर की सभा में उन्होंने ये कहा कि ये शिवाजी महाराज की धरती है और जो उद्धव ठाकरे की ओर इशारा करके कहा कि वही शिवसेना जो है वो औरंगजेब से उन्होंने हाथ मिला लिया है। तो आप याद कीजिए औरंगजेब भी लौट आए हैं। ऐसा नहीं है कि औरंगजेब इस चुनावी मैदान से कहीं बाहर नहीं है, उसको खींच खांच के लाया जा रहा है। दूसरी बात, छत्तीसगढ़ में जो साजा विधानसभा क्षेत्र थी, जहां पे याद होगा आपको, जहां पर एक साहू लड़के की हत्या कर दी गई थी और उसके आधार पे उसके पिताजी को वहां पर ईश्वर साहू को बनाया गया उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी का, और उसने एक बहुत बड़े कद्दावर नेता रविंद्र चौबे को उन्होंने हराया था। वहां पर अब सीबीआई के द्वारा जांच की जो है वो भी प्रक्रिया शुरू हो गई है। सीबीआई की एंट्री हो चुकी है। आज से उन्होंने वहां पर जांच शुरू कर दी है, जिसमें सारे के सारे जो है एक समुदाय के लोग हैं, सारे आरोपी। हालांकि इस मामले में बहुत क्लियर कट था, लेकिन ठीक है, उनको ऐसा लग रहा था कि अपनी पुलिस के बजाय वो सीबीआई से जांच कराई जा रही है इसकी, जिसकी कोई आवश्यकता मेरे हिसाब से इसलिए नहीं थी क्योंकि छत्तीसगढ़ की पुलिस पर्याप्त सक्षम थी कि इस बात की वो जांच कर सके कि हत्याकांड कैसे हुआ, क्या हुआ। जी। इस प्रकार से आप देखिए कि जो जितने प्रकार के चीजें हो सकती हैं वो सारी की सारी हो रही है। लेकिन अब सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अब ये जो चुनाव है ये व्यक्ति परक नहीं रह गया है, ये विमर्शों पे लौट गया है। इसलिए मोदी जी अब अपनी छवि को चाहे जितना चमकाने की कोशिश करें, उनके लिए बड़ा मुश्किल है। और यही कारण है कि आज अरविंदर लवली ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन इससे कांग्रेस के ऊपर कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि अब इन चीजों से ऊपर चला गया है चुनाव। अब यहाँ पे चाहे कोई आए चाहे कोई जाए। संजय निरुपम जो कुछ दिनों पहले तक कांग्रेस में थे, बाकायदे वो इंटरव्यू दे रहे हैं और कह रहे हैं कि कांग्रेस के पास कुछ नहीं रह गया है और मैं लोगों से अपील कर रहा हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए। देखिए, मतलब अब जब आगे जाके कांग्रेस को अपने बारे में सोचना चाहिए कि आपने किन किन लोगों को, कैसे कैसे लोगों को भी बढ़ाया है। मुझे याद है कि जिस शिवसेना में ये राज्यसभा के सदस्य बने थे और इन्होंने बहुत कम उम्र में राज्यसभा की सदस्यता पाई। एचडी देवेगौड़ा के साथ शपथ ग्रहण की थी इन्होंने, शायद 96 की वगैरह की बात है। वही शिवसेना को इन्होंने धोखा दे दिया। उसके बाद कांग्रेस में जब सारी बंबई कांग्रेस इनके खिलाफ थी, सोनिया गांधी ने इन्हें टिकट दिया था और मुंबई कांग्रेस को कहा था कि संजय निरुपम को जिताना आपका काम है। बाकायदे उस समय कृपा शंकर सिंह अध्यक्ष हुआ करते थे मुंबई प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, उनको जिम्मेदारी दी कि आप इनको जिता के लाइए। उसको भी आप डिच करके और ऐसे नाजुक मौके पे चले जाते हैं। लेकिन आप देखिए कि कांग्रेस के माथे पर कोई शिकन नहीं है, उनके सभाओं में भीड़ की कोई कमी नहीं हो रही है। इसका मतलब यह है कि अब व्यक्तियों से ये जो चुनाव है ये ऊपर चला गया है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, खड़गे, ये सारे के सारे एक विमर्श को ही आगे बढ़ा रहे हैं। अब किसी के लोगों के आने जाने से कोई फर्क अब बहुत ज्यादा नहीं पड़ने वाला है, ये सबसे बड़ी समस्या है। ऐसे में ही मोदी जी जो है वो वापस अपना दोनों चीजें ला रहे हैं, अपना चेहरा भी वापस ला रहे हैं और दूसरी ये भी ला रहे हैं, विमर्श ला रहे हैं कि भाई हिंदू मुस्लिम जो मेरा प्रिय विषय है इस पे आ जाइए कृपा करके, ताकि मेरा काम कुछ आसान हो सके। राजीव, बिल्कुल बिल्कुल, काम आसान क्या होगा, लेकिन जुबान भी लड़खड़ाने लगी है आजकल। जरा अभी पहले और दूसरे फेज के बाद आनन फानन में होम मिनिस्टर अमित शाह ने एक मीटिंग बुलाई और देर रात मीटिंग हुई कि आगे सब कुछ ठीक रहे, इसकी तैयारियां करो और तीसरे चौथे फेज यानी अब बचे हुए 5 फेजेस में लोगों को घर से निकाल के लाओ और वोट डलवाओ। लेकिन जुबान कैसे लड़खड़ाती है उसका नमूना आपके सामने रखना चाहता हूं। आज का वीडियो है अमित शाह
उत्तर प्रदेश में भाषण दे रहे थे। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। धर्मेंद्र यादव लड़ रहे हैं, अब कोई 25 साल से बड़ा नहीं है, वरना यूपी की 85 सीटों पर ये परिवार वालों को ही लड़ा। धर्मेंद्र यादव लड़ रहे हैं, अब कोई 25 साल से बड़ा नहीं है, वरना यूपी की 85 सीटों पर ये परिवार वालों को ही लड़ा। धर्मेंद्र तो 400 सीटें ऐसे ही आएंगी ना, जब कुछ सीटें बढ़ जाएंगी तो 85 सीटें उत्तर प्रदेश में। दीपक जी आपके पास आना चाहता हूं, आप कुछ जोड़ना चाहते हैं, फिर प्रेम कुमार जी के पास आता हूं। जी, मैं एक ही जानकारी देना भूल गया कि कैसे इसमें राष्ट्रवाद का हल्का फुल्का तड़का भी लगाया जा रहा है, बड़ा हल्का किस्म का। वो ये है कि उत्तर मध्य मुंबई से भारतीय जनता पार्टी ने बड़े प्रसिद्ध वकील हैं उज्जवल निकम, इनको अपना उम्मीदवार बनाया है। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने मुंबई पर हमले के जो है केस लड़ा था और अजमल कसाब को जो है वो फांसी पे चढ़ाया था, तो उनको हीरो बना के जो है उनको भी मैदान में लाया जा रहा है। नहीं, तो बात ये भी एक सूचना है दीपक जी, आप असल बात बता नहीं रहे हैं। बिरयानी कांग्रेसी खिला रहे थे, हाँ, आप याद कीजिए। उज्जवल निकम ये कहते थे कि ये कांग्रेस की सरकार अब बिरयानी खिला रही है इसको, कसाब को, और हम एक सिंपैथी बटोरने के लिए देश में कसाब के प्रति और सरकार जो वर्तमान सरकार उस समय थी मनमोहन सरकार, उसके खिलाफ देश भर में एक उबाल उत्पन्न हो, उसके लिए काम कर रहे थे। वो बीजेपी के लिए काम कर रहे थे। कसाब को मौत के झूले पे लटकाना तो सब चाहते थे, फंदे में लटकाना सब को पूरा देश चाहता था, लेकिन वो झूठ बात कहते थे कि सरकार जो है बिरयानी वो मांगता है, बिरयानी खिला रही है। अब समझ में आया ना आपको, हमको, सबको, कि वहां महाजन के टिकट को काट के और उसको इनको उज्जवल निकम को क्यों दिया गया है, क्योंकि वो बीजेपी के लिए काम कर रहे थे, वो मनमोहन सरकार के खिलाफ काम कर रहे थे। उसको अब उनको उसका जो मेहनताना मिलना चाहिए था मिल गया। हमने देखा कुछ लोग राज्यसभा चले गए, कुछ राज्यपाल बन गए, और ये भी लोकसभा से जीत के आ जाएंगे अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये बात है। डॉक्टर दीपक पाचपोर जी कह तो रहे थे आप, बिल्कुल सही है, लेकिन उज्जवल निकम नाम याद है दोस्तों आप लोगों को। अब वो लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, पूनम महाजन को टिकट न देकर इनको टिकट दिया गया है। जल्दी से मुकेश जी, फिर प्रेम कुमार जी के पास आता हूं। हाँ, एक मिनट की बात कहता हूं। जो जैसे आपने जिक्र किया उज्जवल निकम का, मजे की बात यह है कि टिकट किसका काटा गया है। नरेंद्र मोदी से बड़े नेता रहे इसी पार्टी के अंदर प्रमोद महाजन, उनकी बेटी सिटिंग एमपी है 2 टर्म से, ऐसा नहीं है कि कोई चंगू मंगू है, सिटिंग एमपी है। आपने उसका टिकट काट लिया उज्जवल निकम को जिताने के लिए। अरे कसाब के मामले में फांसी होनी ही थी। भारत ने सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक कानूनी प्रक्रिया को पूरा किया। इतना ब्लैटेंट एविडेंस है वीडियो के रूप में कि उसमें उज्जवल निकम ने कोई तीर नहीं मार दिया। बिल्कुल, माफ कीजिएगा, उज्जवल निकम ने कोई तीर नहीं मार दिया। बिल्कुल, एक कानूनी प्रक्रिया। उज्जवल निकम ने ये जरूर तीर मारा जो आपने अभी याद दिलाया है कि कांग्रेस की सरकार बिरयानी पहुंचा रही थी और खिला रही थी। निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी सेवा है उनकी। कैसी सेवा कैमरे के आगे स्वीकार किया, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। उन्होंने कैमरे के आगे स्वीकार किया है कि मैं इसीलिए ऐसा कहता था ताकि जनता का जो है उसके प्रति गुस्सा उत्पन्न हो, लेकिन उसके पीछे की कहानी तो यही थी। प्रशांत जी भी कुछ जोड़ना चाहते हैं, फिर प्रेम कुमार जी के पास। आपने बात साफ कर दी, क्योंकि उज्जवल निकम ऑन रिकॉर्ड ये कह चुके हैं कि वो झूठ बोल रहे थे, कसाब को कभी बिरयानी नहीं खिलाई गई। जेल में बिरयानी खिलाने का जेल मैनुअल में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। तो और ना ही वो कभी मांगा, ये भी कहें, ना ही कभी वो मांगा। हाँ। चलिए, लेकिन उज्जवल निकम की बात आ गई। आप लोगों को दोस्तों बता दूं कि उज्जवल निकम देश के वरिष्ठतम वकीलों में से एक, और जो हमला हुआ था और बहुत ही भयावह हमला, और उसकी याद भी अगर आप ताज़ा करना चाहें तो मैं कहूँगा कि याद ताज़ा मत कीजिए, क्योंकि वो दुखद पहलू है और उसको वहीं रहने दें। लेकिन उसी में से एक था ये कसाब जो पकड़ा गया था और उसका केस लड़ रहे थे सरकार की तरफ से,
और एक प्रक्रिया होती है जिसमें जांच छानबीन सब कुछ, और उसके बाद फांसी तो होनी ही थी जैसे मुकेश जी ने कहा। लेकिन उसके साथ साथ उस समय सरकार किसकी थी आप जानते हैं, मनमोहन सिंह की सरकार थी। और उस वक्त ये सब करके कहीं ना कहीं मनमोहन सिंह की सरकार को डाउनवर्ड लेके जाना और साथ साथ एक सिंपैथी गेन करने की कोशिश, ये सब किया। और उसका आज फल मिल रहा है क्योंकि पूनम महाजन के टिकट, सिटिंग एमपी के टिकट को काट कर उनको टिकट दिया गया है। चलिए अब प्रेम कुमार जी आपके पास आना चाहता हूं। प्रेम कुमार जी, बात आज की हो रही है और इस चुनाव की हो रही है, तीसरे फेज की तरफ हम बढ़ रहे हैं। उससे पहले नरेंद्र मोदी और उनके साथी सहयोगी देश के गृह मंत्री लड़खड़ा रहे हैं। 85 सीटें उनको उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रही हैं और 85 सीटों की बात वो कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ एक जुबान लड़खड़ाने वाली बात नहीं है ये। बात यहां है कि पहले और दूसरे में क्या आप सचमुच लड़खड़ा गए हैं इसलिए, और जब आप लड़खड़ाते हैं, जब 2-0 से पीछे हो जाते हैं तो आगे आपके ऊपर दबाव होता है, बहुत तगड़ा दबाव होता है, गहरा होता है। क्या ये वही है? और सबसे बड़ी बात जो हम लिख भी रहे हैं कि विपक्ष के नए गेम प्लान में फंसी भाजपा, जरा उस गेम प्लान को आप भी उजागर करने की कोशिश कीजिए। जी, लेकिन अपनी बात वहीं से शुरू करते हैं, उज्जवल निकम से ही। सब लोग बोले हैं, थोड़ी सी हम भी बोलते हैं। बिल्कुल बोलिए। उज्जवल निकम पब्लिक प्रोसिक्यूटर रहे और झूठ बोलना किसी पब्लिक प्रोसिक्यूटर का काम नहीं होता है। किसी के बारे में परसेप्शन क्या बन रहा है, परसेप्शन को फाड़ना ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर का काम नहीं होता है। तो उन्होंने जो बात कही और स्वीकार की कि उसकी एक तस्वीर ऐसी रुआंसा वाली आ गई थी जिससे ये बात मीडिया में चली गई कि वो अपनी बहन को याद करके रो रहा है। तो कसाब के लिए भावनाएं पैदा न हो जाए, इसके लिए उन्होंने झूठ फैलाया कि वो बिरयानी मांग रहा है और बिरयानी खा रहा है, जबकि सच में उसने कभी बिरयानी मांगी भी नहीं थी और न कभी बिरयानी दी गई थी। इसके अलावा मैडम कमिश्नर नाम की जो पुस्तक मीरा वरवणकर ने लिखी, उन्होंने, वो जो खुद जेल आयुक्त रही, उन्होंने कहा कि कभी ऐसी बात नहीं हुई कि कसाब को कोई बिरयानी दी गई। तो अब ये समझिए कि ओरिजिनेटर ऑफ जो झूठ है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर उज्जवल निकम, जिसको लेकर पूरे देश में बीजेपी ने एक इलेक्शन कैंपेन बनाया और लगातार न जाने कितने इलेक्शंस में इसका दुरुपयोग किया। तो ये जो झूठ का प्रसाद परोस करके उन्होंने दिया है, तो उसी का प्रसाद उनको प्रतिफल में टिकट के रूप में मिला है। इतनी बात कहते हुए मैं अब आपके उस प्रश्न पर लौटता हूं। देखिए, जुबान अमित शाह की लड़खड़ा भी रही है और जुबान सख्त भी है, दोनों दिख रहा है। जुबान सख्त आपने जिक्र किया कि कैसे मध्य प्रदेश में उन्होंने चर्चा की, अपने एमएलएस को कहा, और हालत यह है कि सारे एमएलएस के इलाके में वोटिंग परसेंटेज कम है। 11 मंत्री को इस्तीफा दिलाना पड़ेगा ये उनके अपने आदेश के मुताबिक, और नए विधायक भी नहीं मिलेंगे जिनको मंत्री बनाया जाए। तो जो पैमाना उन्होंने सेट कर दिया है, लेकिन इसके लिए किया क्या जाए, तो ये उल्टा पड़ रहा है। मतलब उल्टा पड़ रहा है अमित शाह के लिए कि वो लगातार, मतलब जो भाषा बोल रहे हैं डैमेज कंट्रोल करने के लिए, डैमेज कंट्रोल उनसे होता नहीं दिख रहा है। इसके बजाय और डैमेज बढ़ गया है। ये आत्मघाती कदम, 85 सीटें यूं ही नहीं जुबान लड़खड़ा रही है। एक साहब की तो 4000 सीट निकल गई थी बिहार में, आपने देखा। वो तो पैर भी दबा रहे थे नरेंद्र मोदी जी का। हालत ये हुआ कि नरेंद्र मोदी जी ने उनको कहा कि भाई ये हमारे साथ मंच में अब नहीं बैठेंगे, उनको मंच पे बिठाना ही बंद कर दिया। तो ये भी स्थिति है। और पूरा हम गेम प्लान पर देखें तो थोड़ी सी गंभीर और चर्चा करें तो आप देखिए, आज मोहन भागवत जी ने जो आरक्षण को लेकर के सफाई दी है, कहा है कि आरक्षण के पक्ष में है आरएसएस। तो मोहन भागवत जी को बोलना चाहिए 2015 में आपकी जुबान को क्या हो गया था। 2015 में तो आपने कहा था कि आरक्षण की समीक्षा करने की आवश्यकता है, और ये चुनाव के मध्य में इस वक्त बोलने की आवश्यकता क्यों पड़ी मोहन भागवत जी को? इसका कारण साफ है कि जनता के बीच में संविधान खत्म करने और आरक्षण खत्म करने की साजिश का
जो बीज है वो मजबूती से पेड़ बन चुका है, पौधा बन चुका है, और जनता ये समझने लगी है कि अगर बीजेपी जीत कर आएगी तो इनके सांसदों ने जो जो बातें कही हैं कि हम संविधान बदलेंगे, आरक्षण खत्म करेंगे, वो सारी बातें वो उसको अंजाम देंगे। इसलिए अगर आरक्षण बचाना है तो बीजेपी को रोकना पड़ेगा। ये बात अब इलेक्शन कैंपेन की नहीं है, ये कैंपेन खुद बीजेपी ने चलाया और उनके ऊपर उल्टा पड़ गया। तो ये जो नैरेटिव उल्टा पड़ा है, इसको संभालने के लिए मोहन भागवत को आना पड़ा है। पूरे देश में जो आरएसएस के लोगों की सुस्ती है, इसलिए सुस्ती है कि तानाशाही तरीके से बीजेपी चली है, तो उस सुस्ती को तोड़ने के लिए मोहन भागवत को आना पड़ा है कि आरएसएस के कैडर निकलें, वोटिंग कराने में वो कुछ अपना दिमाग खर्च करें। पहले जो वो लोग निकला करते थे और आरएसएस के लोग समोसा वमोसा खिलाया करते थे, इस बार समोसा खिलाते नहीं दिख रहे हैं, अपने भी घर में बिल में छिपे हुए हैं। तो इसके लिए ये गंभीर बात है कि जो भारत विपक्ष ने जो बात जनता को समझाने की कोशिश की, वो जनता को समझ में आ गई कि भैया संविधान नहीं बचेगा। ये ईवीएम से कभी धांधली करेंगे, कभी हमारे एमपीज को खरीद लेंगे, कभी हमारे नेता को खरीद लेंगे, कभी सूरत दिखलाएंगे, सूरत वाली सूरत दिखलाएंगे, कभी चंडीगढ़ वाले नजारा पेश करेंगे। ये संविधान को बचने नहीं देंगे। अगर इनको रिपीट किया जाता है, ये झूठ फैलाते हैं, झूठ से हिंदू मुसलमान करते हैं। और अब ये बात उस फेज से बहुत आगे निकल गई है राजीव जी की कांग्रेस पार्टी को बेचैन होना पड़ता था कि बीजेपी झूठ फैला रही है, इसको पर्दाफाश करना है। अब जनता पर्दाफाश कर रही है, अब जनता का जवाब दे रही है। पहले जनता जवाब नहीं देती थी, इसी कारण से ये चुनाव रोचक हुआ है। वरना आज भी सभी बूथों पर लोगों को खड़ा करने के लिए कार्यकर्ता नहीं थे कांग्रेस के पास, लेकिन जनता खड़ी हो गई कार्यकर्ता बन करके, इसीलिए ये चुनाव रोचक हुआ है। तो ये चुनाव जनता लड़ने लगी। हम लोग पहले से कह रहे हैं, कांग्रेस या विपक्ष मजबूत इसलिए दिख रहा है क्योंकि जनता साथ में खड़ी हुई है, और ये चुनाव पूरी तरीके से बदल गया है। अब बार बार ये समझाने की कोशिश करें। आप देखिए ना, राहुल गांधी बोलते हैं राजा महाराजा के जमाने में ऐसा होता था, तो वो बोलते हैं सुल्तान क्यों नहीं बोला, सुल्तान नहीं बोला, यानी राजा महाराजा बोलने में। अब वो हिंदी में बोलेंगे तो कल में बोलेंगे उर्दू में क्यों नहीं बोला, है ना। तो इस किस्म से वो राहुल गांधी के बयान पर ही प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो राहुल गांधी का बयान इतना महत्वपूर्ण हो गया, बीजेपी के लिए मुद्दा हो गया भाई। कांग्रेस का मैनिफेस्टो बीजेपी का मुद्दा हो गया। राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं, कौन सा शब्द बोल रहे हैं, वो महत्वपूर्ण हो गया। तो इसका मतलब है कि बीजेपी ने अपने सारे मुद्दे दबाव में आकर के, हताश होकर के, निराश होकर के भूल गए हैं, या फिर उनको अपने मुद्दों पर कभी भरोसा ही नहीं था। वो बात भी बोलना भूल गए कि हमने राम मंदिर बनवाया था। अब नहीं बोलते हमने बनवाया था, चुप लगा गए, क्योंकि अब जो लोग सुनने को तैयार नहीं। तुम कौन होते हो भाई राम मंदिर बनाने वाले? तुम इतने दिनों से अदालत में चल रहा था मामला, अदालत ने फैसला दिया, बना, उसमें तुम्हारी घुसपैठ हुई, जाकर के वहां जजमानी कर आए, वो सब सत्ता का फायदा उठाया। राम मंदिर बनाने में तुम्हारा क्या योगदान? ये जनता पूछ रही है। उल्टा जमीन बेच करके भ्रष्टाचार किया, वो सारी बातें हैं। तो अब उसका भी नाम लेने से बचते हैं। राम को हम लाए थे तो हम जिनको राम को लाए थे तो हमको आप लाइए, ये बोलने से भी अब बचने लगे हैं, क्योंकि इसका रिएक्शन होने लगा है। पहले तो बड़े शौक से बोल रहे थे, अब जनता वो रिएक्ट कर रही है। इसलिए हमें लगता है कि ये पूरा चुनाव जो है एक ऐसे, बहुत सही कह रहे थे ये हमारे मैं भूल जाता हूँ नाम जुबान पर आते थे, दीपक पाचपोर जी बहुत सही कह रहे थे कि ये जो चुनाव है मुद्दे पर लड़ा जा रहा है, और ऐसा बहुत कम होता है भारतीय राजनीति में कि मुद्दे पर चुनाव लड़ाया जाए। सारे जो दंगा वाली भाषा है उसको जनता नकार रही है। मैं थोड़ा सा और बोलता हूँ, तेजस्वी सूर्या की बात याद दिलाता हूँ। उसने कहा कि मुसलमान 20% होकर के 80% वोट कर रहे हैं, और हिंदू 80% होकर 20% वोट कर रहे हैं। ये वो चिंता में बोल रहे हैं।
लेकिन ये चिंता वास्तव में वो इस राजनीति की सच्चाई है। हिंदू क्यों वोट नहीं कर रहा है भाई 80% में 80%? इसीलिए अब रिएक्ट नहीं कर होता है कि देखो मुसलमानों की लाइन लगी है, इसलिए हिंदू को भी जवाब में लाइन लगना चाहिए, हिंदुओं जागो। इन सब बातों पर अब हिंदू रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि हिंदू के मन में बात आ गई कि मुसलमान करेगा क्या। इसको दिन रात गाली देते हो, देश से भगाने की बात करते हो, मारने काटने की बात करते हो, इससे बोलते हो कि मुसलमान का सब कुछ हम छीन लेंगे, तो ये मुसलमान क्या करेगा भाई? वोट तो खिलाफ नहीं देगा, दे रहा है, तो इसका रिएक्शन नहीं होता। पहले रिएक्शन होता था। नतीजा ये है। दूसरा पहलू भी है प्रेम कुमार जी, इसका एक दूसरा पहलू है, उसको भी जरा रखना चाहता हूं। मेरा थोड़ा सा वो है, सबमिशन है, आप जो कह रहे हैं उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कि जो दूसरा पक्ष है 80% हो, जितने प्रतिशत हो, यानी हिंदू की बात, हालांकि हिंदू मुसलमान पे ना जाकर के हम सामान्य भारत की जनता की बात करें तो बेहतर है, लेकिन फिर भी दूसरा पक्ष भी अब समझ रहा है ना कि यहाँ पे जो आप कह रहे थे, आपकी बातों को थोड़ा पीछे की बातों को आगे ला करके और इसको और ऊपर से रखना चाहता हूँ एक चादर की तरह, कि दूसरा पक्ष जो है, जिसे हिंदू कह रहे हैं, जो बहुसंख्यक वर्ग है, ये कह लें बहुसंख्यक वर्ग, वोट देने अगर नहीं निकल रहा है तो उसको भी तो लग रहा है कि अभी तक हमको मूर्ख बनाया गया। इस बात को हम क्यों ना माने कि उसको भी आज की तारीख में समझ में आ रही है, क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि वो आ रहा है तो उसको भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमारे साथ छल किया गया। बेरोजगार सिर्फ मुसलमान नहीं है, बेरोजगार हिंदू भी है और उसकी संख्या ज्यादा है। अगर वो बहुसंख्यक है तो 80% ये और 80% वो। अगर 20,000 लोग हैं प्रेम कुमार जी, 20,000 अगर मुसलमान हैं तो 20,000 का 80% 16,000 लोग हुए, लेकिन 80,000 अगर हिंदू हैं तो उसका 80% तो 64,000 लोग हुए ना। ये फर्क है। और ये 64,000 अगर बेरोजगार हैं, ये 64,000 अगर बेरोजगार हैं, उसमें वो अग्निवीर में भी फंसे हुए हैं, वो पेपर लीक में भी फंसे हुए हैं, वो अलग अलग परेशानियों में फंसे हुए हैं, तो आज वो शपथ ले रहे हाथ आगे करके कि हम वोट नहीं देंगे। जी जी, देखिए इसका दूसरा जो है, हम तो बोल ही रहे थे, और वो बात ये है, मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूं जिस तरह से मैं बोलना चाहता था कि जैसे मुसलमानों के बारे में हमने कहा, अब हिंदू पक्ष जो है या गैर मुस्लिम पक्ष जो है, आप चुन के शुक्रवार को रखते हैं वोटिंग, इस इलाके को भाप करके देख करके, और उसके हिसाब से आप सोचते हैं कि प्रशासन से वोटिंग कम करवा दें, तमाम हथकंडे अपनाते हैं। लेकिन उसका उल्टा होता है कि शुक्रवार, शनिवार, रविवार समझ करके गैर मुस्लिम वर्ग जो है वो आनंद उठाने छुट्टी में चला जाता है। वो आपको वोट देने की गंभीरता नहीं समझता है, वो नहीं समझता है कि बीजेपी को वोट देना चाहिए और आना चाहिए। ये बात मैं कह रहा हूं। और इसका क्यों नहीं समझता है, वो कारण जो आपने गिनाए, क्योंकि वो जानते हैं कि ये सरकार रोजगार पर कमिटेड नहीं है, ये सरकार अग्निवीर जैसी योजना लाती है, सेना को कमजोर करती है, सीमा को कमजोर करती है, देश की सुरक्षा कॉम्प्रोमाइज होती है, हिंदू मुस्लिम होता है, मणिपुर जैसी घटनाएं होती हैं, सारे इंडिसेस में हम पीछे हो जाते हैं इंटरनेशनल लेवल पर, किसी पड़ोसी से हमारा कुछ नहीं पटता। ये सारे मुद्दे जो हैं, ये सब उन पे जमा है, उनको प्रेरित नहीं कर रहे हैं कि वो जाके बीजेपी को वोट दें, और मुस्लिम लाइन में खड़े हैं तो हिंदू में लाइन में खड़े होंगे और रिवर्स पोलराइजेशन हो जाएगा। वो सारी चीजें खत्म हो गई हैं, क्योंकि मुद्दों पर चुनाव हो रहे हैं, और मुद्दों पर क्या हिंदू और क्या मुसलमान सब इस सरकार को बदलना चाहते हैं, इसीलिए ये हालात है। जी 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 बिल्कुल। ये जो आखिरी सेंटेंस है बहुत महत्वपूर्ण है। यही बात, यहीं से शुरुआत होती है इस देश के चुनाव की, और चुनाव की प्रक्रिया में 2 चरण हम देख रहे हैं ऑलरेडी आउट, अब 5 और बाकी, और इसके बाद वो शुक्रवार नहीं है, अगला जो 7 तारीख है वो मंगलवार है। अभी मैं वही देख रहा था कि क्या अगला भी शुक्रवार है क्या, वो मंगलवार है। तो लेकिन बहुत कुछ जोड़ा जा सकता है। रामनवमी पहले 2 फेज से पहले, उसके बाद फिर आप हनुमान जयंती ले आते हैं, सब कुछ है। लेकिन साथ साथ सबसे बड़ी बात कि क्या ये चुनाव जनता लड़ रही है, क्या ये चुनाव जनता लड़ रही है, ये एक बड़ा सवाल है। और अगर ये देखते हैं तो जनता के हाथ में जो कांग्रेस पार्टी ने ये मैनिफेस्टो दे रखा है, ये वाला मैनिफेस्टो, ये क्या जनता के हाथ में ये है? 42 लाख से ज़्यादा 25 तारीख तक इसको डाउनलोड करके लोगों ने देखा कि कांग्रेस पार्टी ने इस मैनिफेस्टो में आखिर लिखा क्या है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आखिर इसमें कहाँ मुस्लिम शब्द है, कहाँ मुस्लिम लीग शब्द है, कहाँ ये लिखा है कि आपकी जो विरासत है उसको ले लिया जाएगा, उसका 50% जो है वो सरकार ले लेगी। इसमें कहाँ लिखा हुआ है कि मंगलसूत्र तक छीन लिया जाएगा। ये सब लोग इसमें इस मैनिफेस्टो में खोज रहे हैं। इसलिए मैं कार्यक्रम में स्पेशली रखता हूं कि इससे याद आए कि हाँ ये क्या है। और आगे भी अगर इनकी सरकार बनती है तो फिर पूछा जाएगा कि आपने 30 लाख रोजगार का वादा किया था और वो 30 लाख रोजगार कब दे रहे हैं। लेकिन क्या इन तमाम बातों को थोड़ा बहुत बढ़ा के जो बीजेपी विधानसभा चुनाव में करती आई है, क्या वो कर रही है? क्या 30 की जगह पर 31 लाख रोजगार बीजेपी देने का वादा कर रही है? 2 करोड़ तो भूल जाइए, दे रही है, कर रही है। बहुत ऐसे सवाल हैं। चलिए खैर कोई बात नहीं, लेकिन क्या ये जनता का मुद्दा और जनता चुनाव लड़ रही है, जिस जनता को कर्नाटक में नरेंद्र मोदी आज कह रहे थे कि आपने पाप किया है और उस पाप को धोने का वक्त आ गया है, सुधार कीजिए और आप बीजेपी को वोट दीजिए। अमलेंदु उपाध्याय जी। की बात है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कह रहे हैं कि जनता ने पाप किया है, तो ये तो घोर पाप कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जनता से कह रहे हैं कि जनता ने पाप किया है, तो जनता तो अपने पाप का प्रायश्चित कर लेगी नरेंद्र मोदी को वोट ना दे करके, लेकिन नरेंद्र मोदी जो पाप कर रहे हैं उसका प्रायश्चित कैसे होगा? समस्या तो ये है। तो जनता तो अपना प्रायश्चित कर लेगी जो उसने पाप किए हैं। नरेंद्र मोदी को 2014 में वोट दे दिया, 2019 में वोट दे दिया, 2024 में नहीं दे रही है, प्रायश्चित कर रही है जनता अपना। लेकिन नरेंद्र मोदी जो पाप कर रहे हैं उसका प्रायश्चित नरेंद्र मोदी को करना पड़ेगा। राजीव जी, दूसरा राजीव जी एक बात यह है कि जो मंगलसूत्र है असल में जनता भी समझ गई है कि नरेंद्र मोदी अगर आ गए तो ये वाकई में जो है मंगलसूत्र महिलाओं को सब छिनवा लेंगे, क्योंकि इनके काम ऐसे ही रहे। अब तक इन्होंने कहा था कि काला धन लाएंगे और काला धन बढ़ गया, कहा था नोटबंदी करेंगे, काला धन खत्म हो जाएगा, आतंकवाद समाप्त हो जाएगा, आतंकवाद बढ़ गया और काला धन भी बढ़ गया, नकदी भी बढ़ गई। तो कुल मिलाकर के अब लोग समझ रहे हैं कि ये जो कहते हैं ये करते उसका उल्टा है एकदम से जी। तो ये अब जो है बिल्कुल महिलाओं का मंगलसूत्र छीनने की तैयारी कर रहे हैं। ये संदेश नीचे तक पहुंच गया है। तो इसलिए जो बार बार की बात की जा रही है कि इनका वोटर नहीं निकल रहा, वो इनका वोटर नहीं था, वो पहले भी वो बहकावे में आ गया था ये नरेंद्र मोदी आकर कुछ काम करेंगे। इनका वोटर तो जो है वो वहां का वही है, 10-15% जो है इनका वोटर वो वैसा ही है। वो वही वोटर है जो 4000 का सिलेंडर भी खरीदेगा, 500 पर लीटर पेट्रोल भी खरीदेगा। तो उसमें कहीं कोई कमी नहीं आई है, वो वोट डालने निकला भी है। तो 10-15% जो वो वोट डालने निकला है। लेकिन जो वो मतदाता जो बहकावे में आ गया था कि नरेंद्र मोदी आए हैं, कुछ विकास की बातें करेंगे, हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, काला धन वापस लेकर के आएंगे, महंगाई को दूर करेंगे, महिलाओं की सुरक्षा करेंगे, उसकी समझ में आ गया राजीव जी जो असली हिंदू था कि ये बहुत फर्जी आदमी है और ये हिंदुओं को बेवकूफ बना रहा है। ये बात उनकी समझ में आ गई। तो वो मतदाता जो है वो जाकर के वोट डालने के लिए नहीं निकला, या जो है इनके खिलाफ वोट डालने के लिए निकला है, ये बात हुई है। तो इसलिए बीजेपी जो परेशान है। नरेंद्र मोदी की परेशानी का कारण भी राजीव जी यही है कि अब ये किसी को बेवकूफ नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि असल में ये जनता को मूर्ख समझते थे और खुद को मूर्खों का सरदार समझते हैं। तो जनता मूर्ख नहीं है, इनको ये बात समझ में आ गई है कुल मिलाकर के। जनता भी समझ गई है कि ये आदमी हमको मूर्ख समझता है। तो जनता भी साबित करने पर लगी है कि मोदी जी हम मूर्ख नहीं है। अगर आपने हमारे अच्छे मन को जो है ये समझ लिया कि हम मूर्ख हैं, तो आपको भी हम बता के रहेंगे कि हम मूर्ख नहीं है, हम अच्छे तरीके से जानते हैं किससे क्या काम किया जाना और कहाँ तक काम किया जाना है। तो कुल मिलाकर के नरेंद्र मोदी की परेशानी राजीव जी यही है, मुझको ऐसा लगता है, बाकी अब देखा जाएगा। दूसरा राजीव जी आज जो एक बड़ा मुद्दा बन रहा है, मुझे लगता है हम लोग को उस पर भी चर्चा करनी चाहिए। ये किस तरीके से जो महिलाओं के मंगलसूत्र की जो बात करने वाले सज्जन हैं, इन सज्जन के साथ एक सांसद का जो है आज फोटो वायरल हो रहा है। वो सांसद जो है कल रात में जो है जर्मनी भाग गया है और वो सांसद के ऊपर 200 से ज्यादा महिलाओं के यौन शोषण के आरोप हैं और उसकी सीडी जो है वो वायरल हो रही थी, उसके वीडियोस वायरल हो रहे थे। उस पर जैसे ही कर्नाटक की सरकार ने एसआईटी की घोषणा की, वो सांसद जो है इनके सहयोगी दल का सांसद वो यहाँ से भाग गया। जैसे नीरव मोदी भागा था ऐसी वो भी भाग गया। ये एक बड़ा मसला राजीव जी, किस तरीके से मंगलसूत्र छीनने की बात करने वाला व्यक्ति जो है ये किस तरीके से किन लोगों को प्रश्रय दे रहा है, ये दुनिया के सामने आ गया है। मुझे लगता है कि इस पर चर्चा जो है गंभीरता के साथ होनी चाहिए कि इस पार्टी की रीति और नीति क्या है, ये किस तरीके से जो है किन लोगों के साथ, किन अपराधियों के साथ ये हमेशा मजबूती के साथ खड़े हुए दिखाई पड़ते हैं। दूसरा राजीव जी ये तो औरंगजेब के बहुत पक्के साथी हैं सब, ये सब जो औरंगजेब को आज लेकर के आए, इनको तो पहले ही जो है वो शिवसेना औरंगजेब बता चुकी थी। और मुझे अच्छे तरीके से याद है कि ये पहले शिवसेना के प्रवक्ता हुआ करते थे और वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। वो टीवी चैनल पे मेरे सामने बैठे हुए इनको जैसे नरेंद्र मोदी को औरंगजेब कह रहे थे। अब पता नहीं औरंगजेब कौन है कौन नहीं, लेकिन कुल मिलाकर के राजीव जी
अभी कल ही पाकिस्तान ने कहा है कि भाई भारतीय राजनेताओं आप अपने चुनाव में हमारे नाम का इस्तेमाल मत कीजिए। तो ये पाकिस्तान आने वाला था राजीव जी, अभी तक नहीं आ पाया है, उसने पहले कह दिया कि भाई हम नहीं आएंगे तो आप हमारा जो मत कीजिए। दूसरा राजीव जी, इन्होंने जिस तरीके से कहा कि वो अरबन नक्सल जो नरेंद्र मोदी ने कहा, वो हामिद मीर जो एक एंटी पाकिस्तान समझे जाते हैं पत्रकार हैं, उनके ऊपर कई हमले भी हो चुके हैं और भारत समर्थक भी समझे जाते हैं, उन्होंने उस वीडियो को ट्वीट करते हुए जो है अरब देशों को संदेश दिया कि ये जो है अरब नस्ल को गाली दे रहे हैं नरेंद्र मोदी। अब राजीव जी पूरी दुनिया में मसला बन रहा है कि नरेंद्र मोदी अरब नस्ल को जो है गाली दे रहे हैं और अरब नस्ल को समाप्त करने की बातें कर रहे हैं। तो ये नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया में भारत का क्या करके मानेंगे, ये तो नरेंद्र मोदी जाने, लेकिन ये भारत का बहुत नुकसान जो है वो अब तक कर चुके हैं और ये मुझे लगता है राजीव जी पूरी दुनिया में बदनामी भारत की करा के मानेंगे। मतलब आप चाहते हैं कि पाकिस्तान का जिक्र भी हो अमलेंदु जी? जी वो तो आएगा राजीव जी, अभी अभी आने वाला है ना, अभी तक रोना आएगा, पाकिस्तान का जिक्र आएगा, आतंकवाद आ ही गया है, अरबन नक्सल आ ही गया, मैंने आपको पता ही दिया, तो पाकिस्तान को आना है अभी। जी बिल्कुल, तो इंतज़ार कीजिए और भी बहुत कुछ आना है, क्योंकि 5 फेज़ का चुनाव है और इस चुनाव में अभी हर तीसरे दिन अगर टारगेट ये रखा गया है कि हर तीसरे दिन हमको सब्जेक्ट चेंज करना है, नैरेटिव चेंज करना है, और तो कितनी सारी चीज़ें होंगी। रोज़ रात को जो लेट नाइट तक मीटिंग्स चल रही हैं उन मीटिंग्स में बहुत सारे सब्जेक्ट्स निकाले जाते होंगे। इतिहास के तो बहुत बड़े ज्ञानी हमारे प्रधानमंत्री हैं, बहुत कुछ निकालते होंगे। प्रशांत टंडन जी, ज़रा आपसे और समझूं थोड़ा, अब जल्दी इस कार्यक्रम को ख़त्म करें, और ये समझना चाहता हूं कि क्या सचमुच एक नैरेटिव बना पाई है भाजपा या अभी तक खोज ही रहे हैं? देखिए राजीव जी, सब कुछ आ रहा है, पाकिस्तान अभी नहीं आया है लेकिन वो भी आ जाएगा। सब कुछ आ रहा है, मुस्लिम, हिंदू, मुस्लिम लीग। जो नहीं आ रहा है कि हम आएंगे तो करेंगे क्या, ये आना चाहिए ना। आप जनता के बीच में वोट मांगने जा रहे हैं तो किस लिए वोट मांगने जा रहे हैं? मोदी जी पिछले जन्म में कहाँ पैदा हुए थे, उससे मुझे नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी इससे क्या मतलब है? या अगला जन्म वो बंगाली होके पैदा होंगे तो उससे किसान की एमएसपी का क्या मतलब, उससे स्वास्थ्य का क्या मतलब? तो ये मुद्दे पे चुनाव पे आना चाहिए। वो मैं बड़ा इंतजार कर रहा हूँ कि वो कब आते हैं, एक तो बात है। दूसरा कि देखिए, जो फेज वाइज मैं बात कर रहा था कि फेज वाइज कैंपेन स्ट्रेटजी उनकी मिसिंग है। कांग्रेस लगता है इसको इस पर सोच रही है। आज उन्होंने एक नई घोषणा कर दी कि 9वीं क्लास से 12वीं क्लास के लड़कियों को मोबाइल देंगे। अब ये एक बड़ी घोषणा है। बड़ी घोषणा इसलिए है कि कोरोना के समय ये ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला चालू हुआ था और वो ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला अभी भी जारी है। स्कूल और कॉलेज में तो क्लासेस चालू हो गए, लेकिन कोचिंग और गाइड, ये तमाम सारे जो कोर्सेज हैं ये अब ऑनलाइन होते हैं जी। तो ये बड़ी घोषणा है जो मतदाताओं को, खासकर महिला वर्ग को आकर्षित करेगी। महिला वर्ग को आकर्षित करने के लिए उन्होंने महालक्ष्मी योजना ऑलरेडी है, जिसका कि काफी चर्चा मैंने सुनी है। ये बीजेपी का बड़ा स्ट्रॉन्ग वोट माना जाता था। इसको लेकर कांग्रेस की एक सोच रही होगी कि इस तरह वो आ रहे हैं। ये जो कैंपेन फेजेस वाइज कैंपेन स्ट्रेटजी है, ये मुझे मिसिंग लग रही है। पता नहीं क्यों ओवर कॉन्फिडेंस उनको रहा होगा जी। शायद मीडिया की वजह से या जिस भी वजह से, या हो सकता है कि हम लोग 4 जून को वाकई चौंक जाए कि जो बीजेपी का मतदाता वोट डालने नहीं निकल रहा है, वो भी आश्वस्त है कि वोट डाले ना डाले, ईवीएम तो वोट डाल देगी। उसको भी ये गलतफहमी होगी शायद। दूसरी चीज ये है कि देखिए, आरएसएस कैडर की बात अभी प्रेम कुमार जी कर रहे थे। देखिए, अब आरएसएस कैडर भी बदल गया है। अब वो निक्कर नहीं पहन रहा है जी, वो पैंट पहन रहा है, सत्ता में है और वो सत्ता के मजे ले रहा है।
अब वो आरएसएस के लोग, सत्तू खाने वाले लोग अब नहीं बचे। अब आरएसएस के लोग कॉर्पोरेट लोग हैं, वो काम करवाते हैं लोगों के। अब उनकी सत्ता के गलियारे में उनकी आना जाना है। उनका क्लास कैरेक्टर बदल चुका है 10 साल में। तो वो काम नहीं करेंगे जो दरवाजे दरवाजे जाकर वोट मांगेंगे और मोटरसाइकिल में बैठा के वोटर को ले जाएंगे। वो आरएसएस का कार्डर बदल चुका है। दूसरी चीज की देखिए, जो गलती हो, कल तमाम गलतियां हो रही, गलती जो बड़ी गलती हो रही, अभी उज्जवल निकम की बात हो रही थी, 2 बार की एमपी पूनम महाजन का टिकट कट गया जी। टिकट कटवाने वालों में जितिन प्रसाद भी हैं, टिकट कटवाने वालों में अरुण गोविल भी हैं, और ऐसे तमाम लोग हैं जिनका बीजेपी ने टिकट काटा, सिटिंग एमपी का, नए लोगों को दिया, बाहरी लोगों को दिया, जिनका कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि में नहीं है, कंगना रनौत है जैसे। अब उसमें क्या हो रहा है कि जो सिटिंग एमपी है वो नाराज, बीजेपी का कार्यकर्ता नाराज, उससे उनका कोई तारतम्य नहीं है। और उसके अलावा जो बीजेपी का लोकल लीडर है, जो टिकट का चाहने वाला होगा, जिसने बेचारे ने दरी बिछा के करियर शुरू किया होगा, वो उसको टिकट नहीं मिल रहा। तो तमाम लोगों की नाराजगी जो है, वो भी एक, जो कम वोट गिर रहा है, वो भी एक कारण है। तो लेकिन अभी भी मुझे ये उम्मीद है कि शायद मोदी साहब इस चुनाव में अपना जो प्रचार अभियान है उसको सकारात्मक करेंगे। कोई वादे तो लेकर आए, उनका वादा क्या है, वो क्या करना चाहते हैं, ये तो बताएं लोगों को। ये वो नहीं बता रहे। तो ये बड़ी विफलता है और ये उनको काफी महंगी पड़ेगी। जी जी, बिल्कुल महंगी पड़ सकती है, बिल्कुल महंगी पड़ सकती है। मुकेश जी, क्या कुछ कहेंगे आप, थोड़ा इसमें और जोड़ना चाहें तो? नहीं, प्रशांत की बात बिल्कुल ठीक है नहीं ना उनके कुछ पिटारे में। उन्होंने हर बात की गारंटी दे रखी है, और हर वो बात जो कि जिसको कि आप जो है वो क्वांटिफाई नहीं कर सकते, जिसको विजुलाइज नहीं कर सकते। यही है सबसे बड़ी मजबूरी। और प्रशांत ठीक कह रहे हैं इस तरीके से कि भाई अब तक अरे भाई उनके पास नहीं है कुछ देने को, वो सब कुछ लिख चुके हैं अपनी गारंटी में वो स्वर्ग तक की यात्रा करवा चुके हैं और सशरीर मोक्ष भेजने तक की बात कह चुके हैं। तो और क्या बचा अब बेचारे कहें तो कहें क्या। और रही बात इसकी, ये बात इस सबसे बड़ी बात जो पोलिंग कब देखने की हो रही है वो यही है, जिसपे अभी प्रशांत ने इशारा किया, समझाया, बताया कि भाई पार्टी के काडर को, वर्कर को, उसके नेता को आपने पूरी तरीके से उपेक्षित कर दिया है। आप पैरासूट से 1, 2, 4 लोगों को कहीं से लाएंगे, आप खाली दूसरी जगह से भ्रष्ट लोगों को ले आए हैं, रिजेक्टेड लोगों को ले आए हैं। अपने पास जो आपके सिटिंग एमपीज है उन पे आपको ट्रस्ट और फेथ नहीं है। आपको लग रहा है कि साहब हमें जो ग्राउंड रिपोर्ट मिल रही है कि ये लोग हार सकते हैं, लिहाजा इनकी जगह और इनसे भी बदतर किसी आदमी को ठूस दो, ठेल दो। उन्हीं लोगों के बीच से नहीं ढूंढ के ला रहे हैं आप। मान लीजिए आप पूनम महाजन, और मजे की बात यह, बंबई शहर के अंदर की 3-4 सीटों में यही स्थिति की है इन्होंने। अगर ये आपको ये भी दिख रहा है कि इन लोगों के खिलाफ करंट है, उल्टा है, भाई ये हमारे सिटिंग एमपी हार सकते हैं, चलिए मान लिया, अच्छी बात है। एक अच्छे राजनीतिक दल के रूप में आप कोर्स करेक्शन करना चाहते हैं। दूसरे राज्यों में भी यही स्थिति, लेकिन उस कोर्स करेक्शन में आप अपनी पार्टी के काडर के दूसरे व्यक्ति को खींच के तो लाइए, उसको मौका दीजिए। आप क्या कर रहे हैं, यहां ऐसे व्यक्ति को थोप रहे हैं अपने संगठन के ऊपर जिसका कि उस जगह से कोई जुड़ाव नहीं, कोई लगाव नहीं, ना तो कोई ऐसा बड़ा स्टार फेस है। मान लीजिए यही बात हम चाहे कहना कन्हैया के मामले में तो कह सकते हैं, लेकिन कन्हैया की जो स्टार वैल्यू है, जो एक पॉलिटिशियन, एक अच्छे ओरेटर की वैल्यू है, वो बहुत भारी है। तो बदकिस्मती से इनके साथ वो सब भी नहीं है। उज्जवल निकम कह रहे हैं भाई राजनीति को मैं कुछ जानता नहीं, जैसे अरुण गोविल कह रहे हैं राजनीति को मैं जानता नहीं, जैसे कंगना रनावत कह रही राजनीति को मैं जानता नहीं। अरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन रहे हैं भाई, बहुत बड़ी चीज होती है। तो आप यहां सब नॉन सीरियस लोगों को इसलिए आप खड़ा कर रहे हो, इसलिए दिखा रहे हो, लो भैया
हम किसी को कौवा कुत्ता किसी खड़ा कर देंगे जीत जाएंगे, और जनता सोचे बैठी है कि अब हम तुम्हारे बहकावे में आएंगे नहीं, हम तुम्हारे झूठ में फंसेंगे नहीं। यही तो फर्क है ना इस चुनाव में। और हम लोगों को क्या दिख रहा है, बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी थी, इतनी बड़ी ताकत थी, इतना बड़े सब कुछ उनका जलाल पे था, आज वो कहां खड़े हैं? क्यों खड़े हैं? क्योंकि लोगों की आंख खुल गई है। अगर जनता वोट डालने नहीं जा रही, 5% 8% का वोट नीचे गिर रहा है, तो इसका कितना भारी नुकसान इनको हो रहा है। एक बात और बता दूं मैं आपको कि अगर राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि सरकारी खाली पद भरे जाएंगे, तो यकीन जानिए उससे जो मुस्लिम मतदाता है उनमें कोई बहुत ज्यादा जोश नहीं आएगा। उसका जो भी फायदा मिलेगा वो मेजॉरिटी हिंदुओं को ही मिलेगा। वही 80% के फॉर्मूले से अगर देख लीजिए तो ऐसा नहीं है। वो कम्युनिटी तो बेचारी सोचे बैठी है, न जाने कब से देख रही है, वहां इक्का दुक्का कभी लोग, इसीलिए उन लोगों के शिक्षा दीक्षा पे भी कम ध्यान है, क्योंकि उनको दिख रहा है भैया हम पढ़ा भी लेंगे तो हमें काम कहां, नौकरी रोजगार कहां। इसीलिए वो बहुत अर्ली स्टेज से स्किल से दूसरे स्किल से जुड़े हुए काम काज में लग जाते हैं। तो उनको नहीं ये लॉलीपॉप दिख रहा है। वो तो यहां इस बार अपनी साख को गिरी बरी स्थिति में, और बहुत बढ़िया चीज हुई है खासतौर से उत्तर प्रदेश में। मैं बताता हूं, मेरे पास नीचे के थोड़े से फीडबैक है, 2-4 लाइन में अपनी बात उसका कंक्लूड कर देता हूं कि इस बार जो वोट ट्रांसफर की स्थिति दिख रही है इंडिया गठबंधन में, वो जबरदस्त है, बेहद शानदार है। और वहीं यही वोट ट्रांसफर बगल की सीट अभी हुई है, चुनाव हुआ है बागपत मेरठ वाला जो हिस्सा है जिसमें ये जयंत चौधरी को लेके आए हैं, वोट ट्रांसफर के लिए तरस गई बीजेपी। किसी ने उनको वोट नहीं दिया अपना, और इस तरह की बात काडर में फैल गई कि नेताओं के ऊपर बातचीत हो गई है, हम नहीं वोट ट्रांसफर कर रहे हैं। चलिए एक ये जो चीज है, एक सवाल आप लोगों के बीच रखना चाहता हूं। कार्यक्रम हालांकि समापन का समय है, आप लोगों की अनुमति से 5-7 मिनट और उस सवाल पे आना चाहता हूं। हम लोग लगातार पिछले 1.5 घंटे से बात कर रहे हैं, बीजेपी के गेम प्लान की बात कर रहे हैं, इधर कांग्रेस पार्टी की, लेकिन 2 सीट ऐसी है जिसमें एक रायबरेली है और दूसरी सीट जो है वो अमेठी है। इन दोनों सीटों को लेकर, और उसमें कांग्रेस पार्टी के 2 कद्दावर नेता और दोनों भाई बहन यानी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की चर्चा जो है वो होती रही, लेकिन इस बीच चर्चा थोड़ा सा ट्विस्ट होते हुए दिखाई दे रही है। परसों जब मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से इंटरव्यू लिया गया, हम लोगों ने जो अपने डीवी लाइव पे भी इंटरव्यू उन्होंने दिया, तो उन्होंने कहा कि चौंकाने वाला कोई निर्णय आ सकता है। कल हम लोगों ने इंटरव्यू लिया था अभिषेक मनु सिंघवी का, उसमें भी उन्होंने यही कहा कि चौंकाने वाला निर्णय वहां आप देखेंगे, चौंकाने वाले नाम देखेंगे। अब जो चौंकाने वाले नाम पर चर्चा चल रही है वो मैं आप लोगों के बीच रखना चाहता हूं, और ज़रा उस पर आप लोगों की टिप्पणी जल्दी जल्दी चाहूँगा, आप 6 साथियों और आप सबकी चाहूँगा जल्दी जल्दी। रायबरेली से मल्लिकार्जुन खड़गे और अमेठी से प्रियंका गांधी, नाम अभी आया नहीं है, घोषित नहीं है, लेकिन चर्चा। रायबरेली से मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी का नाम स्मृति ईरानी के सामने अमेठी से। मुकेश जी, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। मेरी प्रतिक्रिया तो बहुत ही शानदार है। वो चुनाव बेहद दिलचस्प होगा। एक तरफ प्रियंका और दूसरी तरफ जो है ये स्मृति ईरानी। एक तरफ जेन्युइन बात करने वाली कैंडिडेट होगी और दूसरी तरफ लफाजी करने वाली कैंडिडेट होगी। एक तरफ सीधे सीधे जनता से बातें करने वाली कैंडिडेट होगी और दूसरी तरफ अभिनय करने वाली कैंडिडेट होगी। तो बहुत ही लाजवाब चुनाव होगा। और रही बात बगल की रायबरेली की, आप कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, यह भी तुरुप का पत्ता साबित हो सकता है राजीव। देखिए चुनाव है, ये चुनाव जोर आजमाइश वाली चीज है। इस जोर आजमाइश में तुरुप के पत्ते की बहुत बड़ी अहमियत है। तो निश्चित रूप से ये बहुत जबरदस्त फैसला हो सकता है। राहुल का नहीं लड़ना मुकेश जी। राहुल लड़ चुके वहां। राहुल वायनाड से आएंगे, बिल्कुल राहुल वायनाड से आएंगे। अरे राजीव जी, अभी तो अनुकूल हवा है। जब बेहद प्रतिकूल हवा में राजीव वायनाड से आ गए तो अभी तो अनुकूल हवा है। बोलने दीजिए मोदी जी को कि जी उनके विरोधी ऐसा कह रहे हैं। बहुत बढ़िया बढ़िया बातें कही। कल ही आपने देखिए अभिषेक मनु सिंघवी ने क्या कहा विरोधियों के मामले में, जरा उस बात को दोहरा दीजिए जी। तो ये बातें वो हैं जो कही जाती है राजनीति में, इस तरह की चीजें होती हैं।
सवाल यह है कि आप ऐसा कौन सा दांव खेल रहे हैं जो बेहद मजबूत साबित होगा, जिसे हम लोग बोलचाल की भाषा में तुरुप का पत्ता कहते हैं। दूसरी आप कह देंगे कि 80 साल के हैं ये, कहते रहिए। अरे कांग्रेस ने अपना अध्यक्ष उतारा है, क्या वो ये नहीं कहेंगे? आप कहेंगे राहुल गांधी डर के भाग गए, क्या कहेंगी? स्मृति ईरानी के पास एक ही तो डायलॉग है, बीजेपी के पास एक ही डायलॉग है, पूरी ताकत लगा ली इन्होंने स्मृति ईरानी के लिए। स्मृति ईरानी इनके लिए नरेंद्र मोदी से बड़ी कैंडिडेट है बीजेपी के लिए। अलग अलग गाने बनवाए गए उनके लिए, प्रचार साधन इस्तेमाल करवाए गए हैं स्पेसिफिकली स्मृति ईरानी के लिए। तो जाहिर सी बात है इनको दिख रहा है कि जमीनी स्तर पर वो हमारी बहुत कमजोर नेता है, और अगर वो खुदा न खास्ता हार गई तो हमारे लिए बहुत भारी बेइज्जती की स्थिति हो जाएगी। आप अपनी पूरी ताकत तभी तो झोंकते हैं, मजबूत नेता के लिए कहां इतना परेशान होते हैं। तो इसलिए राहुल गांधी अगर यहां आके नहीं लड़ेंगे तो बिल्कुल ठीक है, वो स्मृति के पेच में नहीं फंसे, बीजेपी के पेच में नहीं फंसे। और प्रियंका गांधी आके सामने लड़ेंगे, बोले आओ लो बात करते हैं, हमारी मेरी लेगेसी क्या है, मेरी फैमिली की लेगेसी क्या है, भाई की क्या है, माँ की क्या है, दादी की क्या है, नानी की क्या है। देखिए प्रियंका गांधी के भाषण देने की शैली देखिए आप, बेहद क्रेडिबल लगती है वो। उनके भाषण में लफाजी वाला अंश नहीं है, और यही वो बात है जो स्मृति के बिल्कुल अपोजिट है, सीधे सीधे कनेक्ट करता है। कहां जाएंगी ये? जी बिल्कुल। तो वो चुनाव मुकाबला बहुत शानदार होगा। जी राजीव, एक बहुत शानदार मुकाबला हो सकता है अगर रायबरेली से मल्लिकार्जुन खड़गे और अमेठी से प्रियंका गांधी लड़ती हैं तो। कैसा देखते हैं आप राहुल लाल जी? क्या देखिए ये स्पेकुलेशन है जो सूत्रों के आधार से जो खबरें मिलती हैं उस आधार पे, और पिछले 2 दिनों में जो 2 इंटरव्यू आप लोगों ने हमारे इस चैनल पर देखा है उसमें भी कहीं ना कहीं जो बातें आई हैं दोनों वरिष्ठ नेताओं से, एक तो कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं और दूसरे 3 बार के राज्यसभा सांसद, देश के वरिष्ठतम वकीलों में से एक अभिषेक मनु सिंघवी, और दोनों ने चौंकाने वाली बात कही। उन्होंने कहा कि चौंकाने वाला फैसला वहां पर हम लोग लेने जा रहे हैं, चौंकाने वाले नाम आएंगे, नाम के कयास, और उसमें से सूत्रों के आधार पर जो नाम आ रहे हैं उसमें से एक रायबरेली, जिसपे मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम। कैसे देखते हैं उसको? देखिए मैं तो मानता हूं कि अगर ये दोनों नाम जो आप बता रहे हैं कि अमेठी से प्रियंका गांधी और रायबरेली से मल्लिकार्जुन खड़गे, तो मैं इसको एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक मानूंगा। देखिए इसके 2-3 कारण है। अमेठी में एंटी इनकमेंसी फैक्टर काफी हाई है, वहां पे 2 मुद्दे किसी से भी बात कीजिए लगातार एकदम हवा में तैरते रहते हैं। एक तो उन्होंने वादा किया था 13 रुपया किलो चीनी का और 500 रुपया का गैस सिलेंडर का, तो वो दोनों वादा लोग खोज रहे हैं। अपील देखिए, अगर आप स्मृति ईरानी देखिए वो काफी अहंकार में रहती है, जनता से जुड़ती नहीं है। प्रियंका गांधी का अपील जनता के साथ सीधा सीधा होता है, उस सीट पे वो पूरा कनेक्ट करते हुए रहती है वो। तो अमेठी रायबरेली ऐसी सीट है कि प्रियंका गांधी वहां पे एक वहीं पे ऐसी लगती है कि वो उसी परिवार की पूरी सदस्य है, वो वहीं पे पली बड़ी है, उसी जगह पे रही है, तो इसलिए उनको कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आ रहा हूं रायबरेली सीट पे। देखिए रायबरेली सीट पे अगर वहां पे आते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे तो मैं मानता हूं कि तीसरे चरण से चुनाव उत्तर प्रदेश में और भी बदल जाएगा। राजीव जी, अब तक की स्थिति क्या हो रही थी, हम लोग जो कैलकुलेशन कर रहे थे, विपक्ष को लाभ हो रहा था कि हर जगह पे बहुजन समाज पार्टी अपना प्रत्याशी खड़ा कर रही थी, और जो दलित वोटर्स जो कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहा था, वो दलित वोटर्स जो है वो और वोटर्स वो मायावती जी अपने पास रोक रही थी। ये काम हो रहा था अभी तक, और उससे भी एक तरह से टीम इंडिया को लाभ की स्थिति मिल रही थी। लेकिन अगर मल्लिकार्जुन खड़गे यहां से खड़े होते हैं तो फिर पूरे उत्तर प्रदेश के पूरे देश भर के दलित समुदाय में सीधा सीधा मैसेज जाएगा कि क्या एक तरह से अगर वो उत्तर प्रदेश में लड़ाए जा रहे हैं तो एक तरह से क्या कांग्रेस उन्हें प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में आगे बढ़ा रही है, वो भी एक संदेश जाएगा। और ऐसे स्थिति में जो वोट अभी बहुजन समाज पार्टी के खेमे में जा रही है उत्तर प्रदेश में, वो उनके पॉकेट से निकलकर टीम इंडिया के पास चली आएगी। और रायबरेली के बगल के सीट पे भूलना नहीं चाहिए, भारतीय जनता पार्टी बड़ी गड़बड़ी कर चुकी है। बरेली लोकसभा सीट पे 8 बार के सांसद रहे संतोष गंगवार जी का पूरा उन्होंने टिकट काटा है। तो जो माहौल है वहां पे 4-5 सीटों के अगल बगल के माहौल, वो तो काफी बिगड़ा हुआ माहौल है बीजेपी का। छत्रपाल गंगवार को उन्होंने टिकट दिया है, जबकि एक कोई शिकायत नहीं थी। वहां के लोगों से बातचीत कीजिए, वो सब लोग कहते हैं कि संतोष गंगवार कितने सीधे सरल व्यक्ति थे, कोई भी आदमी अपना काम करा सकता था। तो इसके जो मैसेज होंगे उत्तर प्रदेश से लेके पूरे देश भर में, हम लोग अभी चर्चा ही कर रहे थे कि जो दलित समुदाय है, जो निचला तबका है समाज का, उसमें पहले ही आरक्षण को बदलने को लेकर और संविधान बदलने को लेकर तमाम तरह की बातें चल रही है। वो मान के चल रहा है कि अभी उनको दिख भी रहा है कि तमाम संवैधानिक संस्थाएं दबाव में, चुनाव आयोग का दबाव देख रहा है, वो कोर्ट
की स्थिति देख रहे हैं कि हाईकोर्ट का एक सिटिंग जज आज निर्णय दे रहा है और कल भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर जा रहा है। इससे ज्यादा न्यायपालिका की बुरी स्थिति क्या हो सकती है? तो ये एक जो अंबेडकर साहब का संविधान है उसके ऊपर बड़े हमले वो संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर देख रही है। और उस स्थिति में यहां पे एक दलित नेता को अंबेडकर, यहाँ पे मल्लिकार्जुन खड़गे जी को जिस तरह से लाया जा रहा है, मैं मानता हूं पूरा चुनावी समर जो है वो पूरे देश भर का बदलेगा और बीजेपी की जो कुछ बची खुची कुछ सीटें उत्तर प्रदेश में होने वाली थी उसकी भी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। राजीव जी जी बिल्कुल बिल्कुल। प्रेम कुमार जी, कैसे आप देखते हैं अगर ऐसा होता है? क्योंकि सूत्रों के हवाले से ये खबर हम तक पहुंची, उस खबर को हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सुबह से ये खबर थी और लगातार इस पर हम लोगों की निगाहें टिकी हुई और पर्सनली मैं यही चाहता था कि इसकी घोषणा हो जाए तभी ये बात हम आप तक पहुंचाएं, लेकिन समाचारों की दुनिया में अगर इंतज़ार करते रहें तो फिर ट्रेन छूट जाती है। प्रेम कुमार जी, ज़रा स्पेकुलेशन ही सही, लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि ये अगर हो जाता है, यानी रायबरेली से मल्लिकार्जुन खड़गे और उधर प्रियंका गांधी स्मृति ईरानी के सामने अमेठी से, क्या कुछ आप देखते हैं? इसको कैसे देखा जाएगा फिर इसके आगे का चुनाव? जी देखिए राजीव जी, सीधे तौर पर 3 बड़ी खबर इसमें जुड़ी हुई है। ऐसे तो 5 बड़ी खबर है, लेकिन 3 पहली खबर है कि राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगे अमेठी से। पहली खबर यह है। तो राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगे तो ये इससे बहुत सारे प्रश्न पैदा होते हैं। तो उस प्रश्न में ये भी था, मान लीजिए कि ऐसा डिसीजन हो जाता कि अमेठी से वाड्रा चुनाव लड़ेंगे, तब तो फिर एक अलग किस्म से नेगेटिव लहर चल पड़ सकती थी। मैं आकलन कर रहा हूं, बहुत लोग नहीं चाहते हैं, बहुत तरह की बातें होती हैं। तो विकल्प हम क्या दे रहे हैं? राहुल गांधी अगर चुनाव नहीं लड़ेंगे तो ये ज्यादा महत्वपूर्ण था। तो इस वजह से राहुल गांधी का चुनाव नहीं लड़ना, ये इस सवाल का उत्तर भी उसमें आता। तो ये जो आपने जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन रखा है सूत्रों के हवाले से, उसमें क्या है कि अगर मल्लिकार्जुन खड़गे को अमेठी से लड़ाया जाता तब क्या होता? तब ये होता है भाई स्मृति ईरानी को हराने के लिए कांग्रेस का अध्यक्ष आएगा क्या? ये क्वेश्चन, ये भी पॉजिटिव बात नहीं जाती कांग्रेस के लिए। तो ये हुआ कि रायबरेली नेचुरल सीट थी प्रियंका के लिए, ठीक है, तो प्रियंका गांधी के लिए तो अमेठी भी नेचुरल सीट हो सकती है। उसके बाद एक जो महत्वपूर्ण बात है डिसीजन मेकिंग में, जो पॉइंट मुझे लगता है वो है कि रायबरेली की सीट सोनिया गांधी जी ने, जो कांग्रेस की अध्यक्ष रही, उन्होंने छोड़ी है। तो उसकी जगह को कांग्रेस अध्यक्ष अगर चुनाव लड़ते हैं तो ये बिफिटिंग और लॉजिकल है। ये होता है। और उसके बाद प्रियंका गांधी कहीं से भी चुनाव लड़े तो वो उनके लिए स्मृति ईरानी और कौन है वो कोई फैक्टर नहीं होता है। इस तरीके से इस डिसीजन को बहुत जस्टिफाइड मानते हैं ये इस लॉजिक से। लेकिन एक सबसे बड़ा जो कारण हमें दिखता है, चौथी हेडलाइन है कि इसमें प्रधानमंत्री पद के दोनों उम्मीदवार हो सकते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जो पूरे देश में प्रधानमंत्री, घोषणा नहीं हो रही है इंडिया गठबंधन से क्योंकि ये गठबंधन का फैसला होगा, लेकिन एक संदेश जाएगा कि दलित प्रधानमंत्री देश को मिल सकता है और इससे पूरे देश की सियासत बदलेगी। और इसके अलावा अगर कोई कॉम्प्रोमाइजिंग कैंडिडेट भी अगर आता है, मान तो प्रियंका गांधी तो ऑलवेज तैयार हैं, जिनका नाम कभी आता नहीं, डार्क हॉर्स के तौर पर एक डार्क हॉर्स पीएम कैंडिडेट और एक रियल पीएम कैंडिडेट। राहुल गांधी तो पीएम बनने में कभी रुचि रखते नहीं। ये बात मुझे लगता है उन्होंने, कई अफसर आए उन्होंने स्वीकार नहीं किया, तो ये महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर आपके पास टाइम की बहुत कमी है, लेकिन एक छोटा सा आप बताऊं, मैं अमित वालिया ने अभी थोड़ा ट्वीट किया है, उस ट्वीट की चर्चा आप इजाजत दे तो मैं करना चाहता हूं, जरूरी है, कीजिए। अमित मालवीय ने अभी ट्वीट किया है मनमोहन सिंह जी का एक बयान लेकर के, और वो बयान संपादकों के बीच में मनमोहन सिंह ने कभी कहा था कि देश की 1/3 जनता को भोजन नहीं खिलाया, मुफ्त भोजन नहीं दिया जा सकता। और वो कह रहे हैं कि कोरोना में अगर ये प्रधानमंत्री होते तो सोचो क्या होता। तो मैंने तुरंत उसको रिपोस्ट करके जवाब भी लिखा है, उसी को मैं बता रहा हूं। देखिए, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बारे में फिर झूठ फैलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 1/3 जनता उस समय गरीबी रेखा से नीचे थी, जो कि 35 करोड़ के आसपास होती थी। 35 करोड़ को भरपेट भोजन के बारे में उन्होंने कहा था, 5 किलो अनाज के बारे में नहीं कहा था कि 5 किलो अनाज नहीं दिया जा सकता। और
आज 2/3 जनता यानी 80 करोड़ जनता को 5 किलो अनाज देने की स्थिति पैदा हो गई है, क्योंकि कोविड काल में नौकरी गई, लोगों की जानें गई, लोग बेरोजगार हुए, गरीबी रेखा में लोग आ गए, मध्यम वर्ग गरीबी रेखा के नीचे आ गया, और इस कारण से ये संख्या जो 35 करोड़ थी आज 80 करोड़ हो गई और 5 किलो अनाज के लिए वो मोहताज हो गई। ये सही मायने में जवाब है जिसको झूठ की तरह अमित मालवीय ने अभी से 5-7 मिनट पहले पेश किया है। जी, कॉग्निजेंस में लेते क्यों हैं आप प्रेम कुमार जी? कॉग्निजेंस में लेने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, कॉग्निजेंस में हम नहीं लेंगे, लेकिन विमर्श में तो आएगा ही ना। झूठ भी तो विमर्श में आता है, आ ही रहा है ना। नरेंद्र मोदी तो रोज झूठ बोल रहे हैं, हम नहीं विमर्श में लेकर के उसको खारिज नहीं कर सकते, हमें जवाब देना पड़ेगा ना कि सही क्या है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अमलेंदु जी, आप क्या कहेंगे? रायबरेली और अमेठी नाम आपके सामने है। मुझे लगता है राजीव जी बहुत बढ़िया ये फैसला है, और जैसा कि अभी कुछ सामने नहीं है, अभी कुछ सामने नहीं है, इसलिए फैसला है मत बोलिए। हाँ, लेकिन जो खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से, उस आधार पे ये आप तक हम पहुंचा रहे हैं। फैसला तो तब आएगा जब लिस्ट में नाम और सामने होगा, उसकी सूचना भी हम देंगे। रातों रात बहुत कुछ बदल जाता है, लेकिन ये एक अच्छा निर्णय हो सकता है मेरे हिसाब से, और हमारे 3 साथी इस पे बोल चुके हैं। जी राजीव जी, अच्छा निर्णय हो सकता है। और हम लोग जो लगातार राजीव जी चर्चा करते हैं, मुझे लगता है कि लगभग 1 वर्ष से हम लोग इस बात की चर्चा करते रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं से चुनाव कांग्रेस उनको लड़ाएगी। ये चर्चा हम लोग लगभग 1 वर्ष से करते आ रहे हैं। प्रोफेसर रविकांत जी याद आ रहे हैं इस वक्त, क्योंकि वो लगातार कहते हैं उत्तर प्रदेश से मल्लिकार्जुन खड़गे लड़ेंगे। जी जी जी। तो हम लोगों ने मतलब सबसे पहले ये बात हम लोगों के यहाँ से ही ये निकली है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं से लड़ेंगे, और यहाँ से पूरे उत्तर प्रदेश को साधने की बात की जाएगी। तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन राजीव जी होगा। और मल्लिकार्जुन खड़गे जैसा गंभीर और इतना विद्वान व्यक्ति जो है, मैं समझता हूँ राजीव जी कि नरसिम्हा राव के बाद भारतीय राजनीतिज्ञों में इतनी अधिक भाषाएं जानने वाला, साधिकार बात करने वाला मल्लिकार्जुन खड़गे ही है। नरसिम्हा राव भी जो थे वो 8 भाषाओं के जानकार थे, और मल्लिकार्जुन खड़गे भी 6 भाषाओं के जानकार हैं, और अच्छे जानकार हैं। तो धारा प्रवाह बोलते हैं, और विद्वान व्यक्ति हैं, अच्छे वकील भी हैं, और मजबूत दलित नेता है। दूसरा राजीव जी जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, इंदिरा गांधी और जगजीवन राम वाला जो कॉम्बिनेशन था, अब मुझे लगता है कि उसी कॉम्बिनेशन की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और शायद 1971 जो है वो दोहराया जाएगा। मैं 77 या 80 या 84 की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ 1971 जो है वो दोहराने की तरफ जो बढ़ाया जा सकता है, मतलब कांग्रेस बढ़ सकती है राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल। प्रशांत टंडन जी, आपके पास आना चाहता हूं। रायबरेली को बहुत नजदीक से आप जानते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम उसके लिए, रायबरेली सीट के लिए कैसे आप देखते हैं? और उधर अमेठी में सीधी चुनौती, अगर आमने सामने स्मृति ईरानी के सामने प्रियंका गांधी, कैसे, क्या कहेंगे आप? राजीव जी, देश की सबसे इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूंसी अगर कोई है लोकसभा की, तो वो रायबरेली है। आधुनिक भारत का इतिहास रायबरेली का इतिहास है। फिरोज गांधी वहां से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, इंदिरा गांधी वहां से एमपी रहते हुए प्रधानमंत्री थी जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए। उसी कंस्टिट्यूंसी के विवाद को लेकर राजनारायण इलाहाबाद हाई कोर्ट गए और इंदिरा गांधी मुकदमा हार गई, इमरजेंसी लगी रायबरेली की सीट। और उसी रायबरेली की सीट से जब वापस कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती 2004 में, तो सोनिया गांधी वहां से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होती है। तो ये रायबरेली जो है वो केवल कांग्रेस पार्टी के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, भारत की राजनीतिक इतिहास, आधुनिक भारत के राजनीतिक इतिहास की सबसे इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूंसी है। और वहाँ से अगर इस बार अगर इंडिया गठबंधन इतिहास रचने जा रहा है, तो अगर वहाँ से मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे तो वो रायबरेली के लिए भी गौरव की बात है, और रायबरेली इतिहास रचता रहा है। एक बात। दूसरी बात, जो अमेठी के बारे में मेरा व्यू जी, अमेठी के बारे में व्यू ये है कि किसी चीज को प्रतिष्ठा का चिन्ह नहीं बनाना चाहिए। मेरा तो ये व्यू है कि अमेठी का कोई स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ता उसको टिकट दे दे स्मृति ईरानी के खिलाफ, वो हारे या जीते,
जी राजीव जी जी जी। अमेठी और रायबरेली इसकी चर्चा हो रही है। दीपक जी, आपसे चाहूंगा क्लोजिंग कमेंट, और उसमें भी मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम अगर रायबरेली से कैसे देखा जाए? जी देखिए, ये तो निश्चित बात है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो है बहुत बड़ा परिवर्तन वो ला चुके हैं पहले से भारतीय राजनीति में। आप इस कॉम्बिनेशन को आप ध्यान दीजिए कि राहुल गांधी के साथ बराबरी से चलने वाला अगर कोई रहा है, ये युवा नेता, उनके साथ एक अनुभवी नेता, इसी कॉम्बिनेशन ने आज कांग्रेस की स्थिति इस प्रकार से कर दी है कि वो देश का नेतृत्व भी कर रहा है, प्रतिरोध के राजनीति का नेतृत्व कर रहा है, इंडिया गठबंधन को जोड़ा है। मल्लिकार्जुन खड़गे वहां से अगर खड़े होते हैं तो निश्चित रूप से सबसे बड़ी चिंता की बात तो जो होगी वो मायावती को होगी। और अगर उत्तर प्रदेश का किला ढहा दिया इन्होंने तो आप उसका सोच सकते हैं, हम हमेशा इस बात को कहते हैं कि उत्तर प्रदेश जिसने जीत लिया तो वो दिल्ली तक पहुंचेगा। और तीसरा एक और महत्वपूर्ण मैसेज जाएगा, अभी तक संकोच से कांग्रेस जो है वो घोषणा नहीं कर रही कि मल्लिकार्जुन खड़गे हमारे अगले प्रधानमंत्री हो सकते हैं, वो संदेश भी सीधे सीधे चला जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। दूसरी बात, मुझे ऐसा लगता है कि अमेठी की जो बात है, राहुल गांधी को निश्चित रूप से वहां से लड़ना चाहिए, क्योंकि अगर ये तीन लोग एक साथ उतर जाते हैं तो उत्तर प्रदेश पूरा का पूरा जो है वो छीन लिया जाएगा भारतीय जनता पार्टी से। और उत्तर प्रदेश अगर निकल गया भाजपा के हाथ से तो आप पूरे देश में उसकी स्थिति क्या होगी ये हम समझ सकते हैं। दूसरी बात यह है कि राहुल गांधी का कनेक्शन कभी भी अमेठी से खत्म नहीं हुआ। आप याद कीजिए राजीव जी, जिस समय कोरोना था, कोरोना में खुद स्मृति ईरानी उतनी नहीं गई वहां पर, हालांकि उन्होंने बाद में मकान वहां पे बनाया है, कहते हैं काफी बड़ा सा मकान बनाया है। राहुल गांधी लेकिन लगातार टच में रहे और वहां पे उन्होंने दवाइयां भेजवाई, वहां बहुत सारे उन्होंने राहत कार्य भी कराए, उनका कनेक्शन कभी भी नहीं टूटा था। तो राहुल गांधी आज भी वहां रिलेवेंट है और वैसे भी पूरा का पूरा परिवार वहां पर रिलेवेंट है। मल्लिकार्जुन खड़गे जो आप बता रहे हैं उसमें अगर ये खबर आती है तो निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि कल हम लोगों को, कल परसों जब भी घोषणा होती है तो एक डायलॉग सुनने को मिल सकता है। वो डायलॉग रहेगा मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कि पीटर तुम मेरा इंतजार गुलबर्गा में कर रहे थे लेकिन मैं यहाँ पर रायबरेली में आ गया हूँ, यहाँ खड़ा हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मोदी का तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं, वो उस अंदाज की खींच बहुत ज्यादा ली गई थी, आप याद कीजिएगा। वो अमिताभ बच्चन ने कहा था कि पीटर तुम लोग मुझे वहां ढूंढ रहे हो, मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ, तो तुम मुझे गुलबर्गा में ढूंढ रहे हो मोदी जी, मैं यहाँ रायबरेली में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। लेकिन देखिए एक और माहौल बनाने की क्या कोशिश की जा रही है। कल इस बात का उल्लेख मोदी जी ने अपने भाषण में किया। उन्होंने कहा कि हालत यह है कि दूसरे चरण के बाद अब राहुल गांधी जो है वायनाड से भी भाग रहे हैं और कोई सुरक्षित सीट ढूंढ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि क्या अमेठी की सीट सुरक्षित है, मोदी ये मान रहे हैं राहुल गांधी के लिए? अगर ऐसा है तो क्या वो ये भी मान रहे हैं कि स्मृति ईरानी जो है वहां पर से चुनाव हार सकती है? हालांकि असली बात यह है कि खुद जो है अमेठी की रानी जो कही जा रही है स्मृति ईरानी, वो भी तो चांदनी चौक से चुनाव हारने के बाद ही गई थी वहां पर। तो इन चीजों का अब कोई बहुत ज्यादा मायने नहीं रह गया। मैं फिर से कह रहा हूं कि अब व्यक्ति उतना प्रधान नहीं रह गया है। अब बात हो गई है कि आपका विमर्श क्या है और आप किस प्रकार की रणनीति अपनाते हैं। आपने यूपी को अगर ध्वस्त कर दिया राजीव जी, तो आप जान लीजिए कि आप आधे से ज्यादा चुनाव जो है वो जीत जाएंगे, ये बात बड़ी साफ है। तो देखते हैं इसके ऊपर क्या फैसला आता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, देखते हैं क्या फैसला आता है। मुकेश जी कुछ जोड़ना चाहेंगे इसमें? नहीं, बहुत बढ़िया है। देखिए इसमें मुझे लगता है कि प्रशांत जो है, जिन्होंने रायबरेली की जो गाथा बताई, प्रशांत की भी मातृभूमि वही है। और आप देखिए कि रायबरेली से जो है वो कैसे कैसे प्रतिभाशाली लोग उभरे हैं जी। पर इस लाइटर टोन की बात के साथ साथ मैं आपको कहूं कि ये जो चीज है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि राहुल वहां जाएंगे, और मैं उसे पॉलिटिकली बहुत अच्छा नहीं मानूंगा। छोड़ हाँ, प्रशांत की जो बात है उसमें दम है, उसमें सब्सटेंस फिर भी है कि भाई एक साधारण सा कार्यकर्ता उतार दो और अपनी ताकत दिखा दो, या जो भी वहां पर दूसरा कोई बहुत नोन फेस नहीं हो। लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, वो उसमें उसके भी प्लस माइनस अगर देखें, अरे आए ना प्रियंका हेड ऑन करें, क्या दिक्कत? राजनीति का अखाड़ा इसी का नाम ही है। आइए अब देखिए ना ये किस तरह की बदआवाज बातें कर रहे हैं। पीयूष गोयल कह रहे हैं राहुल गांधी मोदी से चुनाव लड़ने बनारस में। वाह भाई वाह, ये तो एक अजब तुम लोगों ने क्या क्या डेफिनेशन निकाल रखी चुनाव की। किसी आदमी के नेता की पॉपुलैरिटी की क्या डेफिनेशन है? अटल जी कभी जो है वो आगरा में पैदा होते हैं, कभी वो ग्वालियर में जाके लड़ते हैं, कभी लखनऊ में जाके लड़ते हैं।
अरे राजनीति के जॉर्ज फर्नांडिस जिंदगी भर वो कर्नाटक के आदमी थे, उनकी बिहार जो है वो राजनीतिक भूमि थी। राजनीति में ये सब ये कोई ललकारने का आधार नहीं है, गंदी बात है, ये घटिया चीजें है। और जनता मुझे लगता है इन बातों को समझती है, और जैसे ही वहां एक फेस और कैंडिडेट पहुंचता है ना, लोगों को सब समझ में आ जाता है। तो इसलिए अगर प्रियंका गांधी को अमेठी से आजमाया जाता है तो सबसे खास बात यह, चुनाव मुकाबला बहुत दिलचस्प होगा। और अमेठी से जो कनेक्ट प्रियंका गांधी का है, पारिवारिक कनेक्ट है, खानदानी कनेक्ट है, उसके आगे तो स्मृति ईरानी कहीं दूर दूर तक नहीं टिकती। स्मृति ईरानी के खिलाफ वहां जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है अमेठी के अंदर, प्रियंका के साथ तो वो नहीं होगा। तो निश्चित रूप से यहां पर मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि वो भी एक पॉलिटिकली वाइज मूव होगा। हाँ, ये प्रशांत जो कह रहे हैं भाई हम अपना एक तुरुप का पत्ता बचा के रख लें, अभी कभी और काम आएगा, ये भी एक फैक्टर होता है। लेकिन हाँ, जब अगर आप ये देखें, गांधी फैमिली की ताकत को देखें, तो सोनिया गांधी को उन्होंने पहुंचा दिया है राज्यसभा राजस्थान से। सोनिया गांधी ने फिलहाल खुद चुनावी राजनीति से दूरी बना ली है, चुनावी प्रचार की राजनीति से। सारी की सारी कमान दोनों बच्चों ने संभाल ली है। बहुत मजेदार चीज होगी, क्या दिक्कत है उसमें? आप देखिए ना, अभी तक जितनी चीजें हम लोग देख रहे हैं, क्या हम लोग अगर मान लीजिए कि खोद के निकालने की कोशिश करें, तो राहुल और प्रियंका के भाषणों में, उनके पोस्चरिंग में, उनकी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग में क्या हम लोगों को खोट नजर आता है? जरा आप डेलिबरेटली सोचने की कोशिश करें कि यार ये इन लोगों ने ना गलतियां कर दी हैं, ये इन लोगों ने पॉलिटिकल इमेच्योरिटी दिखा दी है। ऐसा कुछ नहीं है, दोनों पर्याप्त परिपक्व है, खूब उम्र हो गई है, राजनीति को बहुत घुट्टी की तरह से पी रखा है इन लोगों ने। बाकी समय का फेर होता है, समय का फेर नहीं होता तो आज बीजेपी जो सरताज बनी बैठी है, दो नंबर पे क्यों पहुंच जाती? तो ये सब राजनीति में होता रहता है, सब चलता रहता है। आप देखिए 35 साल जो है वो सिक्किम ने राज किया, पश्चिम बंगाल में, समय का फेर है। आज स्थिति ये है, वहां उनका नाम लेने वाला कोई नहीं मिल रहा। राजनीति में ये सब चीजें होती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ठीक है, स्पेकुलेशन ही सही, हम लोगों ने उसी पे अपना गाल बजा लिया वो दूसरी बात है, लेकिन स्पेकुलेशन अच्छा जी जी स्पेकुलेशन में सेंस दिखता है। खबर ऐसी चल रही है और अंदर खाने में बातें हुई हैं। कल सीईसी की बैठक थी, उसके बाद भी अभी तक घोषणा नहीं, और ये घोषणा करने का काम जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के ऊपर छोड़ दिया गया है। और उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे क्या रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, ये उनको तय करना है। लेकिन उधर इतना तय है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, और राहुल गांधी इस चुनाव में खुद को फ्री रखना चाहते हैं। वायनाड से चुनाव लड़ रहे थे, हमने सब ने देखा कि कितनी बार वो वायनाड गए, कितनी बार वो केरल में उन्होंने समय दिया। 20 सीटें कम नहीं होती हैं, तो वो नहीं चाहते हैं कि फिर उसके बाद वो स्मृति ईरानी के सामने बैठ करके वहां पर मतलब पूरा का पूरा फोकस उनका वहां जाए। इसलिए बेहतर है, जैसे आप तमाम साथी कह भी रहे हैं, और यही बात वहां भी समझ में आती है कि राहुल गांधी वहां से अपने आप को फ्री रखना चाहते हैं। स्मृति ईरानी को ज्यादा भाव देना नहीं चाहते, लेकिन स्मृति ईरानी की भी स्थिति, उनकी जमीन खिसकती हुई दिखाई दे रही है, वहां के लोग बताते हैं, अमेठी के लोग। और रायबरेली सीट जो अभी खाली है, क्योंकि सोनिया गांधी ने उस सीट को छोड़कर राज्यसभा से, राजस्थान से वो आ चुकी हैं राज्यसभा में, तो इसलिए वहाँ पर अब क्या मल्लिकार्जुन खड़गे आएंगे, बड़ा सवाल नहीं है। आज से कल या परसों तक ये बिल्कुल सामने होगा। तो चौंकाने वाला फैसला, जिसके बारे में हमेशा कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, चाहे अभिषेक मनु सिंघवी हों